कुछ पूरा समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा कोई समझ पाया क्या? सर नहीं सर सुनाई नहीं दिया। ओके ठीक है, तो ब्रेक के बाद कोई सॉरी क्लास हेलो सर, हाँ नेटवर्क चला गया था सर। हाँ बताइए सर पूछ रहे थे जैसे बाउंड्री पे सिंगुलरिटी है तो वहाँ पे तो फंक्शन हमारा डाइवर्स करेगा, तो इस बाउंड्री के बाहर हमारा लॉरेंट सीरीज कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर इस बाउंड्री के बाहर भी तो दूसरा सिंगुलरिटी हो सकता है सर? हाँ बिल्कुल, जहाँ पे सिंगुलरिटी होगा वहाँ पे बाउंड्री ड्रॉ करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब लॉरेंट सीरीज बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब इसके बाहर पूरा इंटायर रीजन में तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा, सिंगुलरिटी के हिसाब से होगा। बिल्कुल, जैसे मान के चलो किसी फंक्शन का 4 सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है, तो ऐसे हम अलग अलग बाउंड्री करेंगे, बाउंड्री पे ऑलवेज डाइवर्ज करेगा। लॉरेंट सीरीज एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग लॉरेंट सीरीज। हेलो सर, उसमें आएंगे। हाँ बताइए। तो सर फिर एनुलस वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जब एक से ज्यादा सिंगुलर पॉइंट होते हैं तो एनुलस वाला कॉन्सेप्ट आता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो देखिए ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन यहाँ पे बताया गया है ना, ये एफ ऑफ जेड तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। एफ ऑफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन ना हो कि अगर हम नॉर्मल रियल फंक्शन की भी बात करते हैं एफ ऑफ एक्स, उसके लिए भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मेट यही होता है। रियल फंक्शंस के लिए भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मेट यही होता है, z के बदले जस्ट x होता है, z0 के बदले x0। बिकॉज़ नेट एग्जामिनेशन में एक या दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें रियल फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग ही क्वेश्चन पूछा गया था fx। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मेट ये होता है। सिंपल आपको बता सकता है इस केस में टेलर सीरीज एक्सपेंशन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कौन सा होगा? ये जो लिखा गया है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, सॉरी लेस देन आर। ये जो इनसाइड द सर्कल रीजन है, बिल्कुल सही, ये जो इनसाइड द सर्कल रीजन है इसी में तो कन्वर्ज कर रहा है ना, तो यही क्या होगा? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। और कैपिटल आर को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बिल्कुल, दिस इज द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये जो कुछ पॉइंट अब एक्सप्लेन किए उनको यहां पे लिखा गया, देखिए द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, इट विल बी कन्वर्जेंट इन नेचर फॉर ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर सारे पॉइंट के लिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो कन्वर्जेंट नेचर का होगा। दैट मींस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी दिस इनसाइड द सर्कल, mod of z minus z not less than r and capital R will be the radius of convergence for the टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आया है, ये सर्कुलर डिस्क शेप का है या सर्कुलर एनुलर शेप का है? शेप क्या है इसका? डिस्क या एनुलर शेप? दिस इज सर्कुलर डिस्क। जब लॉरेंट सीरीज में जाएंगे तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सर्कुलर एनुलर शेप का होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पे टेलर सीरीज एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट था? z0। और z0 पे फंक्शन एनालिटिक था या नहीं था? तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है, इफ द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z0 देन इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड इनटू टेलर सीरीज। z0 जिसके अबाउट आप एक्सपेंशन कर रहे हैं, z इक्वल टू z0, इस पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इस पॉइंट के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं होगा? एनीवन? एनालिटिक अगर नहीं है तो क्यों पॉसिबल नहीं होगा? सिंगुलर पॉइंट होगा व्हाटएवर। बिल्कुल, और ये चीज जो cn है वो किससे रिलेटेड है? फंक्शन के डेरिवेटिव से ना। ठीक है, तो ये दिक्कत आ जाएगा, एक्सपेंशन कर ही नहीं सकते बिकॉज़ cn जो है वो फंक्शन के डेरिवेटिव से रिलेटेड है एट z0। तो z0 पे फंक्शन एनालिटिक होना ही चाहिए, तभी आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया है, cn का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक तो हमने पिछले स्लाइड में देखा, cn को हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में ना लिख के cn को इंटीग्रल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो cn का एक फार्मूला तो यह है जो पिछले स्लाइड में बताया गया, और cn को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इंटीग्रल के फॉर्म में। ये जो इंटीग्रल होता है बेसिकली, इस इंटीग्रल का वैल्यू यही होता है। ठीक है, कैसे आया? ये बेसिकली कॉची रेसिड्यू थ्योरम का यूज किया गया है। बाद में जब हम कॉची रेसिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इस इंटीग्रल का वैल्यू ये कैसे आया। और अगर आपने ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई होगा रेसिड्यू थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है। इसके बारे में बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू ये कैसे आया। ठीक है, तो cn को डेरिवेटिव के फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इंटीग्रल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस इंटीग्रल का वैल्यू बेसिकली ये डेरिवेटिव यही आता है। ठीक है, यूजिंग रेसिड्यू थ्योरम। सर रीजन की कॉन्टैमिनेशन के लिए जो यूज करते हैं वही है ना ये? बिल्कुल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एंड ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दो मेथड बताए गए थे, रिमेंबर, मेथड 1 मेथड 2। ठीक है, तो पावर सीरीज एक्सपेंशन के लिए जो मेथड बताया गया था वही मेथड से हम यहां पर भी रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos z। cos z का टेलर सीरीज एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट z इक्वल टू पाई बाई 6 एंड आल्सो फाइंड द रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है उसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो कैलकुलेट। देखिए पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्मेट बताया गया f ऑफ z इज इक्वल टू f एट z नॉट प्लस f डैश एट z नॉट इनटू z माइनस z नॉट प्लस f डबल डैश एट z नॉट बाय 2 फैक्टोरियल z माइनस z नॉट होल स्क्वायर एंड सो ये सब दो तीन टर्म अगर आप लिख देते हैं ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। चार ऑप्शन दिए होंगे उससे आंसर पता चल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ऐसे रिमेंबर cos z के बदले sin z का एक्सपेंशन पूछा गया था। ये ज्यादा ध्यान आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे z नॉट क्या है? z नॉट इज पाई बाई 6 दिस इज z नॉट। तो f एट z नॉट, तो f क्या है? cos z, z नॉट है पाई बाई 6, तो f एट z नॉट मतलब cos पाई बाई 6। ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं आसानी से। प्लस f डैश z नॉट, f डैश तो cos का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस sin एट z नॉट, तो माइनस sin पाई बाई 6 इनटू z माइनस z नॉट इज पाई बाई 6 प्लस f डबल डैश cos का दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस cos आ जाएगा, तो f डबल डैश z नॉट होगा माइनस cos पाई बाई 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल z माइनस z नॉट होल स्क्वायर, तो z माइनस पाई बाई 6 होल स्क्वायर। ऐसा और भी टर्म्स लिख सकते हैं। तो जस्ट हमने फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है और z के बदले z नॉट रिप्लेस कर दिया है जो इस केस में पाई बाई 6 है। जस्ट वैल्यू रिप्लेस कीजिए, cos पाई बाई 6 दैट इज √3/2 माइनस sin पाई बाई 6 तो माइनस 1/2 z माइनस पाई बाई 6 एंड थर्ड टर्म माइनस cos पाई बाई 6 तो बेसिकली देखिए आ जाएगा √3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल √3/4 z माइनस पाई बाई 6 होल स्क्वायर। This is the Taylor series expansion of the function cos z about z equal to pi by 6. ठीक है, ये तो गया टेलर सीरीज एक्सपेंशन। और क्या पूछा गया है? रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो लास्ट क्लास में हमने रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करने के दो मेथड बताए गए थे। कोई बता सकता है इसमें कौन सा मेथड यूज करना आसान है? मतलब रेडियस मेथड फर्स्ट में हमें पावर सीरीज एक्सपेंशन में cn का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। अब ये देखिए cn क्या है आप इंजीनियर बता सकते हैं? मेथड z गिवन है ना सर, मेथड 2 फंक्शन दिया हुआ है तो सेकंड फंक्शन बिल्कुल फंक्शन दिया हुआ है तो सेकंड मेथड यूज करना ज्यादा आसान है। देखिए ये फंक्शन जो है क्या करते थे मेथड 2 में? फर्स्ट स्टेप क्या था याद है किसी को? सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना। तो आप बताइए इसका सिंगुलर पॉइंट कहां पे है? cos z इन्फिनिटी फाइनाइट रीजन में कोई सिंगुलर पॉइंट है इसका? नहीं है सर। क्यों नहीं है? पाई बाई +1 और -1 -1 एंड +1 के अंदर रहता है उसका वैल्यू। यही मैंने 2-3 क्लास पहले भी बताया था मैंने कि cos z का वैल्यू +1 से -1 के बीच में नहीं होता। हां सर यहां पे z है। यस सर, सॉरी सर, z है सर। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बिल्कुल cos z का वैल्यू -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में होता है, बट इसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज़ cos z का अगर आप एक्सपेंशन करो इसके अंदर z के पॉजिटिव पावर्स आते हैं, नेगेटिव पावर्स आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर पावर्स। तो इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z, और जिस फंक्शन के अंदर पॉजिटिव इंटीजर पावर होता है वो तो एनालिटिक होता है ना एट ऑल पॉइंट्स। यस सर तो इट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ z। So this function is analytic at all points in the finite plane. तो हम बोल सकते हैं there is no singular point in the finite plane, finite region. Infinity पे singular point हो सकता है, but finite region के अंदर कोई singular point नहीं होगा। किसी भी फंक्शन का finite region के अंदर अगर कोई singular point नहीं होता है तो उसका radius of convergence कितना होगा? Infinity. Because the radius of convergence है वो हम distance से कैलकुलेट करते हैं ना। अब कोई singular point finite region के अंदर है ही नहीं तो वो distance कितना आ जाएगा? Infinite. ठीक है, तो फाइनाइट रीजन में अगर कोई भी सिंगुलर पॉइंट नहीं होता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑलवेज इनफाइनाइट आएगा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। इफ देयर आर नो सिंगुलर पॉइंट्स इन द फाइनाइट रीजन, इफ देयर आर नो सिंगुलर पॉइंट्स, फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करना होता, करना होता है। अब मुझे बताइए इस फंक्शन का एक बार दो बार डेरिवेटिव कैलकुलेट करना क्या बहुत आसान होगा? नहीं होगा सर। इसमें दिक्कत यह है u by v रूल है, u by v, तो इसका एक बार दो बार डेरिवेटिव करना भी काफी मुश्किल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? cos z था तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आसान था। इस टाइप के फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो प्रोसेस लेंथी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शंस के लिए क्या करेंगे?
टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है। एनीवन? इसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शन कंटेन्स सर सिंगुलर पॉइंट्स फाइंड आउट करना। इस सिंगुलर पॉइंट से तो आपको ये पता चलेगा ना क्या बोलते हैं रेडियस। बस सिंगुलर पॉइंट से डेरिवेटिव कैसे करेंगे? मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, रेडियस तो सिंगुलर पॉइंट से पता करना। तो ये p by q फॉर्मेट का है और इसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शंस है। इस टाइप के फंक्शन के लिए क्या करेंगे हम? पहला है p by q और अलजेब्रिक फंक्शंस है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। तो z अपॉन z प्लस 3 इंटू z माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल A अपॉन, प्लीज म्यूट रखिए खुद को, किसी का माइक ऑन है, प्लस b अपॉन z प्लस 3। a और b कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको हम बेसिकली स्टेप पे टर्म्स अगर रहते हैं उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। a अपॉन z प्लस 3 प्लस b अपॉन z माइनस 2। यहां पे आपको a और b का वैल्यू पहले पता करना है। इससे फायदा क्या होगा, अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं ना तो फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आसान होगा। इस टाइप का फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी कैलकुलेट करना हो वो आसान हो जाएगा। इसलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा। तो देखिए यहां से a और b का वैल्यू कैसे पता करें? किसी का माइक ऑन है? दो लोगों का, नवीन एंड संतोष। तो z अपॉन z प्लस 3 इंटू z माइनस 2 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में एलसीएम लीजिए, एलसीएम होगा, नीचे आएगा z प्लस 3 इंटू z माइनस 2, ऊपर आएगा कैपिटल A इंटू z माइनस 2 प्लस b इंटू z प्लस 3। सो बोथ साइड्स, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो तो कैंसिल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू z माइनस 2 प्लस यहां से बेसिकली आपको कैपिटल A और कैपिटल B का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो आसान तरीका यह है। अब मुझे बताइए इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या थे? 2 और -3। 2 -3 बिल्कुल सही। तो वो जो सिंगुलर पॉइंट के वैल्यूज है ना वो रिप्लेस कर दीजिए। z इक्वल टू 2 एक सिंगुलर पॉइंट है तो पुट z इक्वल टू 2, इसका वैल्यू पता चलेगा। z इक्वल टू रिप्लेस करिए, p का 2 by 5 2 by 5 बिल्कुल सही। a का 3 by 5 हां माइनस होगा ना। दूसरा सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू -3, तो z के बदले अगर -3 रिप्लेस करेंगे तो आपको देखो कैपिटल A का वैल्यू पता चलेगा। इज -3 बाई नहीं कैंसिल प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है बिल्कुल, +3 by 5 सर। दोनों तरफ माइनस कैंसिल करेंगे। बेसिकली हमने क्या किया, इस फंक्शन के दो सिंगुलर पॉइंट है 2 और -3, वो हमने रिप्लेस कर दिया। एक बार 2 एक बार -3, वहां से आपको a और b का वैल्यू पता चल जाएगा। यहां तक किसी स्टेप में डाउट है? एनीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जस्ट हम अभी a और b का वैल्यू लिखेंगे और फिर टेलर सीरीज का जो जनरल फॉर्म है वो यूज करेंगे। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था z अपॉन z प्लस 3 इंटू z माइनस 2, तो a और b कैलकुलेट किया है। a का वैल्यू है -3 by 5, तो 3 by 5 इंटू 1 अपॉन z प्लस 3, और b का वैल्यू प्लस 2 by 5, तो 2 by 5 1 अपॉन z माइनस 2, ठीक है। दिस इज f ऑफ z। नाउ टेलर सीरीज का जो जनरल फॉर्म है वो यूज कीजिए। तो फंक्शन तो ये है f एट z नॉट। z नॉट क्वेश्चन में क्या है? 0 का वर्ड एक्सपेंशन था, तो f0 कितना आएगा? एनीवन? 0 बिल्कुल सही। फिर टेलर सीरीज में क्या होता है, f डैश का जरूरत पड़ता है, तो पहले f डैश z कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर z के बदले z नॉट। तो अब बताइए पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का फायदा ये हुआ, इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना काफी आसान है। जैसे पहला टर्म है 3 by 5 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन z प्लस 3, इसका डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन z प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 by 5 1 अपॉन z माइनस 2, इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन z माइनस 2 होल स्क्वायर। ये पर डेरिवेटिव है। नाउ क्या करना है, z के बदले z नॉट रिप्लेस करना है। तो बताइए f डैश एट z नॉट, तो बेसिकली f डैश एट 0 कितना आ रहा है, प्लीज चेक। -1 हमें इनका जरूरत पड़ेगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। f0 -1 by 6 -1 by 6,
एनीवन एल्स? -1/6 आ रहा है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया। यस सर यही आ रहा है। -1/6 ऐसा बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। f डबल डैश, इसमें फर्स्ट सेकंड और डेरिवेटिव कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लिया है। ये सारा कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, एंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख दीजिए। तो फाइनल आंसर f ऑफ z, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो फर्स्ट टर्म होता है f नॉट, तो f नॉट प्लस f डैश नॉट इनटू z माइनस z नॉट प्लस f डबल डैश ऊपर जो भी वैल्यू कैलकुलेट किया है वो रिप्लेस कर दीजिए। f0 तो 0 है, f डैश 0 इज -1/6 z। f डबल डैश किसने कैलकुलेट किया है? f डबल डैश एनीवन? -1/18 सर 13/9। इतने अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। चलिए कैलकुलेट कीजिएगा। तरीका ये है, जो भी आएगा दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द गिवन फंक्शन अबाउट z इक्वल टू 0। मेथड इज दिस वन। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कीजिए और फिर डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में इसलिए ब्रेक किया बिकॉज़ डेरिवेटिव करने में आसानी होगी। अगर आप ओरिजिनल फंक्शन को लेकर कैलकुलेशन करते तो डेरिवेटिव कैलकुलेट करना काफी कुंबरसम प्रोसेस होता। तो डेरिवेटिव को आसान बनाने के लिए हमने पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ब्रेक किया, फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और किस टाइप के फंक्शन के लिए यूज करेंगे? जब ऐसे p/q फॉर्मेट होगा, p/q और दोनों ही अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। जब ऐसे p/q फॉर्मेट होगा और अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, तब हम ये तरीका अप्लाई करेंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। इसका रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो डबल डेरिवेटिव 2/15 आ रहा है। 2/15 सबको अलग अलग आंसर बता रहा है। जिस मेरे पास 13/90 आ रहा है सर। 13/90 आ रहा है। चलिए बहुत सारे लोग बता रहे थे इसी को 13/90। इसका नेक्स्ट होगा 13/90 z²। ठीक है, राइट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा 2। मैं अब आपको लिख देता हूं, बताया ना। राइट, यहाँ पे 180 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल भी राइट। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट कीजिए। सिंगुलर पॉइंट है 2 एंड -3, 2 आएगा सर। रेडियस बिल्कुल बिल्कुल। z नॉट क्वेश्चन में गिवन है 0। अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, एक का डिस्टेंस आएगा 2 यूनिट, एक का डिस्टेंस आएगा 3 यूनिट, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट इज 2। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 2 यूनिट एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी दिस। ये तो सेम जैसे पावर सीरीज में हम कैलकुलेट करते थे वही टेक्निक। सर यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट न्यू फंक्शन से लेंगे जो अभी बनाया, या तो शुरू वाले फंक्शन से देखेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम ही आएगा। ओके सर, सेम आएगा। बात एवरीवन क्लियर है? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे, अभी तक हमने दो टाइप के टेलर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला जो था वो साइन कोसाइन में था, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लिया था, और दूसरे में अलजेब्रिक फंक्शन था, तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया। तो नेक्स्ट सम वेल नोन टेलर सीरीज एक्सपेंशंस, ठीक है। हम लोग बहुत सारे सीरीज एक्सपेंशन, ऐसे भी स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन पढ़ते हैं, तो बहुत सारे स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी होते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे e टू द पावर z का जो ये एक्सपेंशन आप लिखते हैं 1 + z + z² 2 फैक्टोरियल, या e टू द पावर -z का जो ये एक्सपेंशन लिखते हैं, ये सारे टेलर सीरीज एक्सपेंशंस ही हैं। e टू द पावर z, e टू द पावर -z, cos z, sin z, इनका जो एक्सपेंशन आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं पे, ये सारे क्या है? दीस आर स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशंस। अब देखिए ये जो e टू द पावर z है, इसको आप समेशन के फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, e टू द पावर -z समेशन के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दीस आर ऑल स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल z, एक्सपोनेंशियल -z, cos z एंड sin z। ये सारे एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट बता सकते हैं? एनीवन? 0 बिकॉज़ यहाँ पे जो भी पावर्स आए हैं वो z के पावर्स आए हैं, तो ऑल दीस एक्सपेंशंस आर अबाउट z = 0। कुछ देर पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन का जो जनरल फॉर्म बताया गया था डेरिवेटिव वाले फॉर्म में, वो यूज करके अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं तब भी यही आंसर आएगा। कुछ देर पहले टेलर सीरीज का जो जनरल फॉर्म बताया गया था, उस फॉर्म को यूज करके आप e टू द पावर z का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करो z = 0 के अबाउट, यही एक्सपेंशन आएगा। आप cos z का एक्सपेंशन करो z = 0 के अबाउट, यही आएगा। तो टेलर सीरीज का जनरल फॉर्म जो बताया गया वो भी अगर आप यूज करते हैं तब भी ये सेम आंसर आएगा। बट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो एग्जाम में वो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर कैलकुलेट भी करते हैं तभी यही आंसर आएगा, तो डायरेक्ट आप याद रख के टाइम बचा सकते हैं। ये सारे एक्सपेंशन z = 0 के अबाउट है। और देखिए ब्रैकेट में जो लिखा गया है, इन सब में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है? इनफाइनाइट।
बिकॉज ये जो फंक्शंस है e टू द पावर z, e टू द पावर माइनस z, cos z, sin z, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? पॉजिटिव इंटीजर पावर सब z। इन सब के अंदर पॉजिटिव इंटीजर पावर सब z है, तो इनका कोई भी सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे जितने भी फंक्शंस लिखे गए हैं, इनका कोई भी सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं होगा। और अभी कुछ देर पहले बताया जाता, कोई भी सिंगुलर पॉइंट अगर फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं होता है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा इनफाइनाइट। इन सबके लिए ट्रू है, कोई भी सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं है तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा। ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, दिस इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, दिस इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है वो रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो डाउट इसमें एनीवन? नो सर। दिस इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि ये cos z जो है इसका एक्सपेंशन तो हमें पता है, तो कुछ देर पहले क्वेश्चन सॉल्व क्यों किया, ये तो यूज कर सकते थे। वो विद रिस्पेक्ट टू पाई बाय 6 था, राइट, नॉट की वैल्यू आता है। बिल्कुल। ये जो एक्सपेंशन है वो किस पॉइंट के अबाउट है? 0 के अबाउट है ना। पिछला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने वो किसके अबाउट था? पाई बाय 6। अगर 0 के अबाउट पूछा जाता तो हम ये स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करते थे। वो पाई बाय 6 के अबाउट पूछा गया। तो नेक्स्ट देखिए और भी दो एक्सपेंशंस है स्टैंडर्ड, cos हाइपरबोलिक, sin हाइपरबोलिक। तो cos हाइपरबोलिक z, sin हाइपरबोलिक z, इनका एक्सपेंशन ये होता है। ये भी z = 0 के अबाउट है। इनका भी कोई भी सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं होता तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किया जाएगा। कोई क्वेश्चन था? एक्सक्यूज मी सर, ये हमारे जो नेचर का सर चेंज होता नहीं है, हम किसी के पॉइंट के अबाउट इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सर ये हम डिफरेंट पॉइंट्स के अबाउट एक्सपेंड करके मतलब हमें क्या उससे बेनिफिट मिलता है? बात यह है, सिंस इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं है तो सही है। किसी फंक्शन का अगर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करे तो सर उसके अलावा हम कोई दूसरा पॉइंट लेके फिर वहां से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब इतना बेनिफिट मिल जाता है। और उस रीजन में सिंगुलर पॉइंट के अंदर वाले रीजन में फंक्शन का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं उस सीरीज एक्सपेंशन से। ठीक है, इनमें कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज़ इनका कोई सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं है। ठीक है, यस सर। और कोई क्वेश्चन? एनीवन? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जो cos का एक्सपेंशन है और cos हाइपरबोलिक का, देखिए cos का जो एक्सपेंशन है और cos हाइपरबोलिक का थोड़ा बहुत सिमिलर है, टर्म्स तो सेम है। cos वाले में क्या था? प्लस माइनस था, इसमें सारे टर्म्स प्लस में। जो sin z है, देखिए sin z का एक्सपेंशन और sin हाइपरबोलिक z का एक्सपेंशन, टर्म्स तो सेम है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। sin हाइपरबोलिक में सारे प्लस में आते हैं, sin z में प्लस माइनस आता है। अगर आपको cos पता है तो cos हाइपरबोलिक आप याद रख सकते हैं, sin का एक्सपेंशन पता है तो sin हाइपरबोलिक याद रख सकते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। और भी कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस है, log 1 plus z and log 1 minus z, ये सारे टेलर सीरीज एक्सपेंशंस है अबाउट z = 0। जितने भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यहां पे लिखे गए हैं सारे z = 0 के अबाउट। तो log 1 plus z, log 1 minus z, इसका एक स्टैंडर्ड एक्सपेंशन ये होता है। अब इस केस में आप नोटिस करो, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना बताया गया है? 1, दोनों में ही, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये बताया गया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 क्यों है? हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो log अगर रहता है तो हम कैसे सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे f of z = है log 1 plus z। अब बताइए log फंक्शन के लिए हम सिंगुलर पॉइंट कैसे पता करेंगे? 1 plus z = 0 है सर। बिल्कुल, 1 plus z = 0, बिकॉज़ ये वाला जो पार्ट है जिसका आप log कैलकुलेट कर रहे हो, ये अगर 0 बन जाता है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो बताइए 1 plus z = 0, तो z = क्या होगा? -1। यस सर। z = -1 से ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका एक सिंगुलर पॉइंट है, z = -1। नेक्स्ट क्या करते हैं? z0 से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक ही सिंगुलर पॉइंट है तो एक ही डिस्टेंस आएगा। कितना आएगा डिस्टेंस? 1। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना होगा? 1। एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सिमिलर मेथड है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, अलग कुछ नहीं। यहाँ पे एक सिंगुलर पॉइंट है -1 पे, तो डिस्टेंस 1 आएगा, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। सेकंड फंक्शन के लिए भी आप सिमिलरली चेक कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर एवरीवन? इसमें फैक्टोरियल नहीं है सर? नहीं, इसमें फैक्टोरियल नहीं आता, जस्ट इन आता है। ये कैलकुलेट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है जो टेलर सीरीज का फॉर्म बताएगा ना डेरिवेटिव वाले में, उसमें कैलकुलेट कीजिए, एग्जैक्टली ये फॉर्म आता है। 0 के अबाउट कैलकुलेट कीजिए। इसमें z⁴ के बाद पॉजिटिव साइन आएगा, ln z to the power 4, राइट। लेट मी करेक्ट, ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक किया है। इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, इसमें सारे माइनस आते हैं। और कोई डाउट इसमें? नो सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये और भी कुछ स्टैंडर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशंस हैं। ये सारे ना फिजिक्स में कहीं ना कहीं पे आपको यूज होंगे, ये जो एक्सपेंशंस बताए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे z के बदले x भी होता है ना, रियल वेरिएबल,
z के बदले अगर x भी होता है तब भी ये सेम एक्सपेंशन वैलिड है। तो 1 माइनस z टू द पावर माइनस 1 इसका एक्सपेंशन है 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब एंड सो ऑन। 1 माइनस z होल टू द पावर माइनस 2 इसका एक्सपेंशन ये है 1 माइनस z टू द पावर माइनस 3 इसका एक्सपेंशन ये है। ऑल दीज आर टेलर सीरीज एक्सपेंशंस ऑफ द फंक्शन। यहां पे ये कैलकुलेट करके देखिए ये जितने भी फंक्शंस यहां पे 3 लिखे गए हैं इन तीनों के लिए सिंगुलर पॉइंट क्या आएगा बता सकते हैं? एनीवन? सिंगुलर पॉइंट 1 इक्वल टू 1 और देखिए डिस्टेंस 1 आएगा इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 है। इन तीनों के लिए सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट करके देखिए z इक्वल टू 1 सिंगुलर पॉइंट है, डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी इसलिए 1 है। अगर ये 1 माइनस z ना होके 1 प्लस z होता तो ये भी कभी-कभी यूज होता है 1 माइनस z ना होके 1 प्लस z टू द पावर माइनस 1 तो क्या आएगा एक्सपेंशन? नेट पॉजिटिव बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो 1 प्लस z अगर होता है तो यहाँ पे जस्ट अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा। तो आप एक याद रखते हैं दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 1 माइनस z के लिए याद रखते हैं तो 1 प्लस z वाला जो है वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इन तीनों के लिए भी रेडियस और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सेम आएगा। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस mod z लेस देन 1। अगर रियल वेरिएबल होता तो जस्ट z के बदले x हो जाएगा। सेम एक्सपेंशन वैलिड है। 1 प्लस z ना होकर अगर 1 प्लस x होता तब भी सेम एक्सपेंशन हुए, z के बदले x आ जाएगा। इन तीनों फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट क्या है? एनीवन? 1 माइनस सिंगुलर पॉइंट है -1। हां सर, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 होगा। बनी आएगा बिल्कुल, प्लस डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा। तो क्लियर है? तो दीस आर सम वेल नोन टेलर सीरीज एक्सपेंशंस और जितने भी स्टैंडर्ड एक्सपेंशन बताए गए हैं वो सारे z इक्वल टू 0 के अबाउट हैं। नाउ ये जो स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशंस बताए गए इनको यूज करके कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, इसमें आपको ये स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सर इसके nth टर्म में सिर्फ -1 पावर n कैरी होगा नीचे वाले तीनों में। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो समेशन में है यहाँ पे -1 टू द पावर n आएगा, वही टर्म एडिशन हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एक्स्ट्रा। प्लस यहाँ पे प्लस माइनस है तो -1 टू द पावर n। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द टेलर सेट। इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन करना है किस पॉइंट के अबाउट? z इक्वल टू 0 के अबाउट। cos स्क्वायर z का सीरीज एक्सपेंशन टेलर सीरीज एक्सपेंशन z इक्वल टू 0 के अबाउट। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट थिंग एक्सपेंशन किसके अबाउट है? z इक्वल टू 0, ठीक है। और z इक्वल टू 0 के अबाउट कुछ स्टैंडर्ड एक्सपेंशन हमें पता है। हमें तो cos के लिए पता है ना, यहाँ पे तो cos स्क्वायर z है, क्या सीरीज का स्क्वायर कर देंगे? cos 2θ का फॉर्मूला यूज करेंगे। बिल्कुल, cos स्क्वायर z को पहले से लीनियर पावर में चेंज कीजिए, 1/2 प्लस 1/2 cos 2z। cos स्क्वायर थीटा को cos 2θ के फॉर्म में पहले चेंज कीजिए। ये बिल्कुल मत कीजिएगा जो इसी cos z को लिख के स्क्वायर कर दें। ये cos z का एक्सपेंशन तो हमें पता है, cos z का एक्सपेंशन लिखते हैं फिर स्क्वायर कर देते हैं। cos z का जो एक्सपेंशन वो एक इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज का स्क्वायर कैलकुलेट करना इतना आसान तो नहीं होगा। इसको पहले से cos 2z में चेंज कीजिए, फिर देखिए 1/2 प्लस 1/2 जो cos 2z है, ये जो cos 2z है इसमें स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज कीजिए। अभी जो कुछ देर पहले बताया समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cos 2z के लिए क्या था? -1 टू द पावर n। z के बदले 2z है तो 2z होल टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ पे जस्ट हमने cos 2z जो है इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज किया। सर पावर m में 2n आएगा। पावर बिल्कुल सही। फैक्टोरियल में भी 2n। तो cos स्क्वायर z को हमने cos 2z में चेंज कर लिया, फिर cos z का जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, ये जो आपने कैलकुलेट किया ये सही है, लेकिन हो सकता है जो ऑप्शन में ये फॉर्मेट ना दिया गया, ऑप्शन में ये फॉर्मेट ना दिया गया। इसको और थोड़ा सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं? देखिए पहला टर्म है 1/2। अब देखिए जो समेशन वाला पार्ट है ना, समेशन वाले पार्ट में n स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मुझे बताइए n इक्वल टू 0 के लिए इसका वैल्यू कितना होगा? n इक्वल टू 0 के लिए 1 होगा, तो n इक्वल टू 0 के लिए 1 आएगा, उसको अलग से लिखते हैं, प्लस समेशन n स्टार्ट कहां से होगा? यहाँ पर 1 से 1 से इंफिनिटी।
तो n इक्वल टू 0 वाले टर्म को अलग से लिखा और बाकी टर्म्स को ऐसे ही रहने दिया। अब इसको देखिए, n इक्वल टू 0 वाले टर्म को अलग इसलिए किया, n इक्वल टू 0 के लिए ये कांस्टेंट आया है या z पे डिपेंड कर रहा है? कांस्टेंट आया ना, तो ये दो कांस्टेंट को ऐड कर दीजिए और आंसर में ऐसे ही रहेगा। अगर दो कांस्टेंट आते हैं, दोनों को ऐड करके जो फॉर्म आएगा वही आंसर में होगा। तो 1/2 प्लस 1/2 ये आएगा 1 प्लस रिमेनिंग पार्ट 1/2 इनटू समेशन 1 टू इंफिनिटी। नॉर्मली ऑप्शन में जो रहता है वो इस फॉर्मेट में रहता है। तो दो अलग-अलग जगह पे कांस्टेंट है, उन दो कांस्टेंट को एक साथ लिख दिया गया। दिस इज द आंसर। ये भी गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये गलत है, ये जो लिखा गया है ये भी सही है, बट नॉर्मली आंसर में ना इसी फॉर्मेट में रहेगा, बिकॉज़ यहां पर एक कांस्टेंट टर्म तो यहां पे आ रहा है, इस सीरीज को एक्सपेंड करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, उन दो कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखा गया 1/2 प्लस 1/2 1 लिख दिया गया। तो नॉर्मली जो आंसर्स होते हैं वो इसी टाइप के फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है, राइट? किसी ने क्वेश्चन किया है इसका, किसी ने चैट बॉक्स में बोला है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंफिनिटी होगा, क्या आएगा? इंफिनिटी होगा इसका? यस सर, बिकॉज़ जो cos 2z है, cos 2z के एक्सपेंशन में क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर पावर्स, तो इसका कोई भी सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन के अंदर नहीं होगा। इस केस में भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट। ये भी क्वेश्चन हो सकता था, रेडियस एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बताइए। और कोई क्वेश्चन इसमें, कोई डाउट? एनीवन? अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में जाते हैं। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। Let's try this question. यहाँ पे फंक्शन में एक्सपोनेंशियल भी है और एल्जेब्राइक फंक्शन भी है, e टू द पावर z अपॉन 1 माइनस z। इसका एक्सपेंशन z इक्वल टू 0 के अबाउट। अब बताइए इसमें स्टैंडर्ड एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी है, एल्जेब्राइक भी है, दोनों प्रेजेंट है। सर 1/z टू द पावर -1 का तो हमें पता है वैसे। बिल्कुल, 1/z को ऊपर ले जाएंगे, दोनों का पता चल जाएगा। e टू द पावर z और 1 अपॉन 1 माइनस z को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस z टू द पावर -1। अब देखिए दोनों का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन आपको पता है, e टू द पावर z का भी और 1 माइनस z टू द पावर -1 का। तो e टू द पावर z का एक्सपेंशन अगर आप लिखते हैं तो 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनटू 1 माइनस z टू द पावर -1, 1 प्लस z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो बेसिकली दो इनफाइनाइट सीरीज है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो 1 माइनस z को न्यूमरेटर में लेके चले गए, इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखा e टू द पावर z का, और 1 माइनस z होल टू द पावर -1 इसका स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, दोनों का प्रोडक्ट। जो ऑप्शन होगा उसमें ये नहीं दिया होगा, आपको इन दोनों इनफाइनाइट सीरीज का प्रोडक्ट करके पहले 2-3 टर्म तो लिखने होंगे। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हम टर्म कैसे लिखेंगे? आप मुझे बताइए। स्टार्ट करेंगे लोएस्ट पावर से। अगर आप दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, लोएस्ट पावर ऑफ z क्या आएगा? 0 z टू द पावर 0 भी तो आएगा। z टू द पावर 0 का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो बताइए किसको किसको मल्टीप्लाई करना है तो कांस्टेंट टर्म आएगा 1 1 1 into 1, तो 1 into 1 1 प्लस नेक्स्ट पावर होगा z टू द पावर 1। अब मुझे बताइए z टू द पावर 1 कितने जगह पे आएगा? 2 दो जगह पे आएगा। देखिए 1 लुक एट द पॉइंटर, 1 into z एंड z into 1 दो जगह पे आएगा। 1 into z, z into 1 दो जगह पे z आएगा। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे z प्लस z, इसलिए 2z हो जाएगा, z प्लस z। फिर z के बाद क्या चेक करेंगे? नेक्स्ट पावर क्या होगा? z स्क्वायर भी तो आएगा। 3 जगह सर। z स्क्वायर कहां पे आएगा? 1 into z square, 1 into 1 z into z, z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल 1 and z square by 2 factorial into 1। टोटल 3 आएगा। तीन कॉम्बिनेशन में बनेंगे ये दो, तीसरा z। ये तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे जहां पे z स्क्वायर आ सकता है। 1 into z स्क्वायर, z into z, z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल into 1, ये तीन जगह पे z स्क्वायर आ सकता है। तीनों को ऐड करेंगे तो 1 into z स्क्वायर, z into z स्क्वायर, z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल into 1। ऐसे 2-3 टर्म तक अगर आप कैलकुलेट कर देते हैं, आपको ऑप्शन से आंसर पता चल जाएगा। ऐड करके देखिए क्या आएगा? 1 plus 2z plus 5 by 2z square and so on. This is the Taylor series expansion of the given function about z equal to g. तो ऐसा अगर दो इनफाइनाइट सीरीज का प्रोडक्ट आता है ना, जैसे ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, दोनों का प्रोडक्ट करके
दो तीन टर्म तक लिखना है, ठीक है। स्टार्ट कीजिएगा लोएस्ट पावर से z टू द पावर 0, फिर z टू द पावर 1, z स्क्वायर एंड सो ऑन। किसी को डाउट है? एनीवन? सर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफिनिट नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कितना आएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस? एनीवन? 1 इसका सिंगुलर पॉइंट क्या है? सर इक्वल्स टू 1। तो सिंगुलर पॉइंट 1 है, डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ये भी 1 आएगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी 1 आएगा। एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस mod z लेस देन 1। यहां पे इंफिनिटी क्यों नहीं है? बिकॉज़ एक्सपोनेंशियल के साथ-साथ अलजेब्रिक टर्म भी है। अगर सिर्फ एक्सपोनेंशियल z होता तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट होता, बट यहां पे e टू द पावर z होने के साथ-साथ 1 माइनस z भी प्रेजेंट है। इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू 1, डिस्टेंस आएगा 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। एनी डाउट इन दिस? इसने क्वेश्चन किया है z क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। z क्यूब का कोएफिशिएंट लिखने के लिए यहां पे भी आपको z क्यूब लिखना पड़ेगा। अगर आप इसके बाद वाला टर्म पता करना चाहते हैं ना z क्यूब क्या होगा, तो यहां पे भी आपको z क्यूब लिखना पड़ेगा पहले। अगर आपको z क्यूब चाहिए तो यहां पे भी z क्यूब तक लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म होगा z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और यहां पर भी आपको z क्यूब तक लिखना होगा। फिर देखिए कितने कॉम्बिनेशन के लिए z क्यूब बन रहा है। सर 3 कॉम्बिनेशन, 3 सर। z One- क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल तो z तो प्लस z क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z 3 से ज्यादा होंगे, 3 से ज्यादा होगा। आई थिंक 6 होंगे, मुझे लग रहा है। ये देखो ना, देखो लुक एट द पॉइंटर 1 into z क्यूब, अच्छा z into z स्क्वायर into z एंड z क्यूब into 1, 4 अच्छा सर, ठीक है 4 कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसने क्वेश्चन किया है सिंगुलर पॉइंट 0 नहीं हो सकता। इस केस में 0 कहां पे है? इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट 0 कैसे आएगा? 1 होगा ना। ये फंक्शन किस फॉर्मेट में है? p by q, जो 5 by g डिवीजन वाला जो फॉर्मेट था। तो इस टाइप के फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनीवन? g ऑफ z 0, z को 0 डिनोमिनेटर जब 0 बन जाएगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो g ऑफ z 0 मतलब 1 माइनस z 0, 1 माइनस z 0 का मतलब z इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन का z इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट नहीं बन सकता। ये तो फंक्शन से आपको कैलकुलेट करना है। सर इसमें z की नेगेटिव पावर कहीं नहीं बन रही है? z की नेगेटिव पावर कहीं बन रही है क्या? नहीं, टेलर सीरीज में नेगेटिव पावर क्यों आएगा? यस सर। टेलर सीरीज में तो पॉजिटिव पावर ही आता है ना। लॉरेंट सीरीज जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। टेलर सीरीज में कोई भी नेगेटिव पावर नहीं आएगा, ठीक है। इसने पूछा है जो लास्ट क्वेश्चन भी तो ऐसे कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में जरूरत क्या था? लास्ट क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, लास्ट में कर सकते हैं, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। जो cos z स्क्वायर था ना, तो cos स्क्वायर z को क्या लिख सकते हो? cos z into cos z, फिर दोनों सीरीज का प्रोडक्ट कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। cos स्क्वायर z है, cos z into cos z करके फिर स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं। तो मैं क्या प्रोसीड कर रहा हूं, ये जो दो एग्जांपल हमने डिस्कस किए, दोनों में एक्सपेंशन किस पॉइंट के अबाउट था? z इक्वल टू 0 के अबाउट, और हमने स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज किया। और हर बार z इक्वल टू 0 के अबाउट पूछा जाएगा जरूरी थोड़ी ना है, कोई दूसरा पॉइंट के अबाउट भी तो पूछा जा सकता है। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां पे भी टेलर सीरीज एक्सपेंशन पूछा गया है, लेकिन z इक्वल टू 1/2 के अबाउट। ऑलवेज 0 के अबाउट ही पूछा जाएगा जरूरी नहीं। फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपेंशन है z इक्वल टू 1/2 के अबाउट। इसमें क्या हम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं? नो सर। सर z की जगह -2z पुट कर दे तो कर सकते हैं। z के बदले -2z। इसका अगर आप स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखते हैं तो किसके पावर्स आएंगे? स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में किसके पावर्स आएंगे? z -2 बेसिकली z के पावर्स आते हैं स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में, z स्क्वायर z क्यूब। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये एक्सपेंशन है z इक्वल टू 1/2 के अबाउट, तो टेलर सीरीज में किसके पावर्स आने चाहिए? सर -1/2 z -1/2। z -1/2। So the Taylor series should contain positive powers of z -1/2। इसके अंदर z -1/2 का पॉजिटिव पावर आना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज किया, उसमें तो z के पावर्स आते हैं ना, डायरेक्ट यूज तो नहीं कर सकते। बट सिंस 1/2 के अबाउट एक्सपेंशन है, तो z -1/2 का पावर आना चाहिए, तो हम पहले इस फंक्शन को z -1/2 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले इसको z -1/2 में चेंज करते हैं, तो -2, देखिए z -1/2, तो z के बदले z -1/2 प्लस माइनस करना पड़ेगा, बैलेंस करना है तो +1/2 सही से बताइए। -1 प्लस हो जाएगा -1, जैसे यहाँ पे e टू द पावर -2z तो था ही, एक्स्ट्रा क्या है? -2 into -1/2, मतलब +1 ऐड किया है बैलेंस करने के लिए, -1।
तो सिंस z माइनस 1/2 के पावर्स आने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, z को z माइनस 1/2 में चेंज कर दिया और बैलेंस करने के लिए -1 करना है। स्टेप क्लियर है ये? ठीक है, तो अब देखिए e टू द पावर -1, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, इनटू e टू द पावर -2 इनटू z माइनस 1/2। अब मुझे बताइए, इसमें अगर आप स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज करते हैं, नाउ हम स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज करेंगे, ये भी कुछ देर पहले बताया। यहाँ पे z के बदले क्या है, z माइनस 1/2, बिल्कुल सही। तो अगर आप स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज करते हैं तो क्या होता है, समेशन ओवर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी बेसिकली -1 होल टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। z टू द पावर n के बदले यहां पर होगा, ये 2 भी आएगा, 2 इंटू z माइनस 1/2 होल टू द पावर n। और अब देखिए z के बदले यहां पे है ये, तो यही टर्म यहां पे आएगा, इसी का पावर z टू द पावर n के बदले इसका। हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ -z का स्टैंडर्ड एक्सपेंशन लिखा है, मैं तो पीछे जा रहा हूं, देखिए ये जो एक्सपेंशन था e टू द पावर -z, e टू द पावर -z का एक्सपेंशन क्या था, ये e टू द पावर -z का। यहां पे जो z है, ये z था, z के बदले यहां पे भी z है, z के बदले देखिए यहां पे क्या है, z के बदले है 2 इंटू z माइनस 1/2। तो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन में z टू द पावर n होता है, यहां पे हमने z के बदले ये रिप्लेस कर दिया है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो फाइनल आंसर देखिए क्या है, सारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। e टू द पावर -1 तो कांस्टेंट है, तो देखिए बेसिकली आएगा -2 होल टू द पावर n अपॉन e इंटू n फैक्टोरियल z माइनस 1/2 होल टू द पावर n। दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो e टू द पावर -1 था, ये बन जाएगा 1/e, यहां पे था -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, और यहां पे आएगा 2 टू द पावर n, -1 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, दोनों को एक साथ लिख दिया, -2 होल टू द पावर n by n factorial। This is the Taylor series expansion of the given function about z equal to 1/2। Since expansion 1/2 के about है, तो z minus 1/2 के पावर्स आने चाहिए। अब देखिए z minus 1/2 के ही पावर्स आ रहे हैं। ये स्टेप में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। तो मतलब सर ये अगर z इक्वल टू 0 होता तो नॉर्मली एक्सपेंड करते हैं ना, मतलब ये जैसे, तो मतलब ठीक है, समझ आएगा। अगर z इक्वल टू 0 के अबाउट होता तो यहीं से एक्सपेंशन डायरेक्ट लिख देते। यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्यों नहीं यूज किया, बिकॉज एक्सपेंशन 1/2 के अबाउट है, z माइनस 1/2 का पावर आना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया होता तो किसके पावर्स आते, z के पावर्स आते, लेकिन आना क्या चाहिए, z माइनस 1/2 का पावर। तो अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंशन यूज करते तो गलत रिजल्ट देता। यस सर, ये जो टेक्निक है ना, ये बहुत जगह यूज होता है, हम लॉरेंस सीरीज डिस्कस करेंगे, वहां पे भी यूज होता है। जिसका पावर हमें चाहिए वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा, जिसके अबाउट एक्सपेंशन है, अगर z0 के अबाउट एक्सपेंशन है तो z माइनस z0 के पावर्स आएंगे, तो पहले z को z माइनस z0 में चेंज करेंगे, फिर स्टैंडर्ड एक्सपेंशन यूज करेंगे। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन इन दिस? मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, हमने टेलर सीरीज एक्सपेंशन डिस्कस किया, अब लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। पहला स्टेटमेंट क्या होगा देख लेते हैं, क्या बोला गया है। देखिए, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is analytic at all points inside the ring shaped region और सर्कुलर एनुलस, जिसका इक्वेशन ये है। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है दैट इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड ए रिंग शेप्ड रीजन और सर्कुलर एनुलस, जिसका इक्वेशन गिवन है। सर्कुलर एनुलस के बारे में हमने 3rd या 4th क्लास में बताया था। तो सर्कुलर एनुलस का इक्वेशन ये है। सर्कुलर एनुलस बेसिकली क्या होता है, दो सर्कल्स के बीच में जो रीजन है, ठीक है, तो दो सर्कल के बीच में जो रीजन है वो सर्कुलर एनुलस है। तो देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। दो सर्कल्स हैं, दोनों का सेंटर सेम है, z0, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जो इनर सर्कल है उसका रेडियस है r1 और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस है r2। This is C1, this is C2। यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। इनर सर्कल का रेडियस r1 है, आउटर सर्कल का रेडियस r2 है। और ये जो रीजन है ये इनर सर्कल के बाहर और आउटर सर्कल के अंदर वाला रीजन है। तो कोई बता सकता है इस केस में अगर हम सही डायरेक्शन की बात करें
दोनों में क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज अंदर वाले में क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होगा और बाहर वाले में एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही, अंदर वाले में क्लॉकवाइज और बाहर वाले में एंटी क्लॉकवाइज। हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, ये जो रीजन है, ये रीजन इनर सर्कल के बाहर है, आउटर सर्कल के अंदर। अब बताइए, इनर सर्कल के बाहर होने का मतलब क्लॉकवाइज लेंगे ना? इनर सर्कल के बाहर तो क्लॉकवाइज, आउटर सर्कल के अंदर तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज C1, दिस इज C1 एंड दिस इज C2। इनर सर्कल के बाहर और आउटर सर्कल के अंदर। तो इनर सर्कल के बाहर है तो क्लॉकवाइज, आउटर सर्कल के अंदर है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन जो है वो इस रीजन के अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। देन फॉर ऑल पॉइंट्स इन दिस रीजन मतलब जो सर्कुलर एनुलस है, इस रीजन की बात की जा रही है। इस रीजन के अंदर सारे पॉइंट्स के लिए द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन अबाउट z इक्वल टू z0। और ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन किस रीजन के लिए है, किन पॉइंट्स के लिए है? फॉर ऑल पॉइंट्स इन द रीजन। इन द रीजन मतलब जो रिंग शेप रीजन की बात की जा रही है। इसका मतलब यहां पे जो z की बात की गई है, z इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इन द रिंग शेप रीजन। तो z इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए और उस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग जो z का वैल्यू है वो यहां पे रिप्लेस कीजिए, यहां पे z के मतलब। तो इस रिंग शेप रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए और उस पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग जो z का वैल्यू है वो इस सीरीज में रिप्लेस कीजिए। सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा? फाइनाइट आएगा, मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो ये जो रीजन है ये बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। इस रीजन के अंदर कोई भी पॉइंट कंसीडर कीजिए, उसके लिए लॉरेंस सीरीज का सम फाइनाइट आएगा, मतलब लॉरेंस सीरीज कन्वर्ज करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं ये जो फंक्शन है, जिस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिहेवियर और इस लॉरेंस सीरीज का बिहेवियर आइडेंटिकल होगा इन दिस रिंग शेप रीजन। रिपीटिंग, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का बिहेवियर और इस लॉरेंस सीरीज का बिहेवियर आइडेंटिकल होगा इन दिस रिंग शेप रीजन। फंक्शन का बिहेवियर और सीरीज का बिहेवियर सेम है, तो फंक्शन को हम इस सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में एवरीवन? एक्सक्यूज मी सर, रिपीट कर देना सर। एक बार ये बता दो कि इनर वाला क्यों नहीं लिया हमने? इनर आउटर वाला बता दो। ये अंदर वाला रीजन। हाँ जी सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो रीजन है, जो अगर हम अंदर वाले रीजन की बात करें, अंदर वाले रीजन में ये शेप क्या है? सर्कुलर डिस्क है या रिंग है? सर्कुलर डिस्क। इस रीजन में तो टेलर सीरीज आएगा ना? ओके, डिस्कस किया। माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर लो। ये जैसे मैंने बताया, ये जो अंदर वाला रीजन है, अलग अलग रीजन में फंक्शन को हम अलग अलग सीरीज एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग रीजन में हम फंक्शन को अलग अलग एक्सपेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अलग अलग रीजन में फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग सीरीज में एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम ये अंदर वाले रीजन की बात करें, ये जो लुक एट द पॉइंटर, ये जो रीजन है ये सर्कुलर डिस्क शेप का है। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया, इस रीजन में अगर हमें फंक्शन का बिहेवियर बताना है तो हम टेलर सीरीज का यूज करेंगे। इस रीजन में अगर हमें फंक्शन का नेचर बताना है और फंक्शन का बिहेवियर बताना है तो हम टेलर सीरीज का यूज करेंगे। अगर हमें इस रीजन में बताना है तो हम लॉरेंस सीरीज का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रीजन आ सकते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। किसी एक फंक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं और बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स के कॉरिस्पॉन्डिंग ऐसे बहुत सारे रीजन्स आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग सीरीज एक्सपेंशन होता है। रिपीटिंग, एक फंक्शन के बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सिंगुलर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे सीरीज एक्सपेंशंस आ सकते हैं। ठीक है, किसी रीजन में टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, किसी रीजन में लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन होगा। कैसे डिसाइड करेंगे? अब मुझे बताइए, टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो सर्कुलर डिस्क था या सर्कुलर एनुलस था? सर्कुलर डिस्क। तो रीजन, अगर रीजन का शेप सर्कुलर डिस्क जैसा है मतलब उस रीजन में क्या आएगा? टेलर सीरीज एक्सपेंशन। रीजन का शेप अगर रिंग शेप है, सर्कुलर एनुलस जैसा है, तो क्या आएगा? लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। यहां पे हम लॉरेंस सीरीज की क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज़ ये जो रीजन है इसका शेप क्या है? सर्कुलर एनुलस। इसलिए यहां पे क्या आएगा? लॉरेंस सीरीज। जो अंदर वाला रीजन है ये सर्कुलर डिस्क शेप का है, तो इसमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग सीरीज एक्सपेंशंस होंगे। रीजन अगर डिस्क के शेप का है तो टेलर सीरीज, रीजन अगर एनुलस शेप का है तो लॉरेंस सीरीज। अभी मैं एक फंक्शन लेके डिस्कस कर रहा हूं। हेलो सर, हां बताइए। क्या R2 के बाहर सिंगल पॉइंट रहा होगा फंक्शन?
बताएंगे मतलब तभी हमने R2 तक लिया ना रीजन। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमने R2 तक इसलिए लिया है बिकॉज़ जो बाउंड्री है ना, ये जो इनर बाउंड्री है और आउटर बाउंड्री है, दोनों पे ही सिंगुलर पॉइंट। सर R2 के बाहर भी लॉरेंट सीरीज होगा लेकिन वो डाइवर्ज करेगा ऐसे ना? R2 के बाहर भी लॉरेंट सीरीज होगा लेकिन वो अलग लॉरेंट सीरीज होगा। मतलब इस लुक एट द पॉइंटर, इस रीजन के लिए जो लॉरेंट सीरीज होगा और इस रीजन के लिए लॉरेंट सीरीज होगा वो अलग-अलग फॉर्मेट है। R2 के बाहर सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो सर जरूरी नहीं डाइवर्स करे, तो कन्वर्ट करेगा ना सर लॉरेंट सीरीज। अभी मैं कुछ देर बाद फंक्शन कंसीडर करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा बिकॉज़ यहाँ पे मैं जनरल बात कर रहा हूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन ले लेंगे, उसके सिंगुलर पॉइंट देख लेंगे। ठीक है, क्या आता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलग-अलग रीजन के लिए अलग-अलग एक्सपेंशन। डिस्क है तो टेलर सीरीज, एनुलस है तो लॉरेंट सीरीज। और एक डिफरेंस नोटिस कीजिए सर ये जो सीरीज बस 1 मिनट। और एक जो डिफरेंस है देखिए, जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में पॉजिटिव पावर्स है या नेगेटिव पावर्स है? पॉजिटिव पावर जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। दोनों इट कंटेन्स बोथ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। तो टेलर और लॉरेंट का ये एक डिफरेंस है। टेलर सीरीज में सिर्फ Z - Z0 के पॉजिटिव पावर्स आते हैं और लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। आप लोग 5-10 मिनट वेट कर जाइए, आप लोग खुद ही समझ में आ जाएगा जो ये किस रीजन में क्या सीरीज होगा, कहां पे डाइवर्ज करेगा, कहां पे कन्वर्ज करेगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, बस 2 मिनट्स वेट कीजिए तो आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपना भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया गया, टेलर सीरीज में रीजन जो है वो डिस्क शेप का होगा, लॉरेंट में रिंग शेप का होगा। टेलर सीरीज में सिर्फ पॉजिटिव पावर आता है और लॉरेंट सीरीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपको पूछता है जो टेलर सीरीज लॉरेंट सीरीज में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तब यही चीज बताइएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनमें से 2 तो मैंने ऑलरेडी बताया है। देखिए, पहला पॉइंट है जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है उसमें सिर्फ पॉजिटिव पावर्स होंगे। तो टेलर सीरीज है तो पॉजिटिव इंटीजर पावर्स ऑफ Z - Z1। अगर लॉरेंट सीरीज है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है वो भी बताया गया, टेलर सीरीज में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक सर्कुलर डिस्क है और लॉरेंट सीरीज में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो एक सर्कुलर एनुलस है, रिंग शेप रीजन। कोई बता सकता है यहाँ पे ओपन क्यों बोला गया है? बाउंड्री इंक्लूड नहीं है सर। ओपन इसलिए बोला गया है बिकॉज़ बाउंड्री इंक्लूड नहीं है। बाउंड्री इंक्लूड इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज़ बाउंड्री पे सिंगुलर पॉइंट होगा। तो यहाँ पर भी जो सर्कुलर डिस्क है वो ओपन सर्कुलर डिस्क है और यहाँ पर भी जो सर्कुलर एनुलस है वो ओपन है। बाउंड्री को इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज़ बाउंड्री पे सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सेकंड पॉइंट जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, देखिए टेलर सीरीज में हम जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन करते हैं Z0, उस पे फंक्शन क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। बट लॉरेंट सीरीज में Z0 पे फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं एनालिटिक होना, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टेलर सीरीज के केस में जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होना ही चाहिए। बट लॉरेंट सीरीज में Z0 के अबाउट एक्सपेंशन है, एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई अगर आपको पूछता है टेलर लॉरेंट सीरीज में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये 3 पॉइंट्स हैं। क्लियर है 3 पॉइंट्स है? यस सर। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे, एक फंक्शन का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे किस रीजन में हम फंक्शन को टेलर सीरीज में लिख सकते हैं और किस रीजन में फंक्शन को हम लॉरेंट सीरीज में लिख सकते हैं। मतलब किस रीजन में फंक्शन का बिहेवियर टेलर सीरीज के बिहेवियर के साथ सेम होगा और किस रीजन में फंक्शन का बिहेवियर लॉरेंट सीरीज के बिहेवियर के साथ सेम होगा। ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। पहले कुछ फंक्शन के एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद लॉरेंट सीरीज कैसे कैलकुलेट करते हो बात की बात। ठीक है, पहले कब लॉरेंट होगा, कब टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा, ये क्लियर रहना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में बेसिकली बोला गया है फाइंड ऑल पॉसिबल सीरीज एक्सपेंशंस। जितने पॉसिबल सीरीज एक्सपेंशन है वो कैलकुलेट करने को बोला गया है। सीरीज एक्सपेंशन हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले टेलर कब होगा, लॉरेंट कब होगा, ये डिस्कस करते हैं। फंक्शन हमारे पास ये है, ये गिवन होगा और किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास ये गिवन है और किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है वो भी दिया गया है। पहले आप बताइए इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या है? -1 दो सिंगुलर पॉइंट्स है -1 और 4। और यहां पर किस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है? 1। मतलब Z0 जो है वो 1 है। अब मुझे पहले ये बताइए जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं? बिल्कुल है। तो फंक्शन जो है वो -1 और 4 पे एनालिटिक नहीं है, 1 पे तो होगा एनालिटिक और 1 के अबाउट एक्सपेंशन है। तो इस केस में एट Z = Z0, जो इस केस में 1 है, प्लीज म्यूट रखिए, ये माइक ऑन है, फंक्शन इज एनालिटिक। तो अब मुझे बताइए इस केस में टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा? सर होगा, एनालिटिक होगा। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का कंडीशन क्या था? जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपेंशन है उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए।
तो यहाँ पे जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक है, मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल होगा। लॉरेंस सीरीज तो पॉसिबल है ही, लॉरेंस सीरीज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी जो बोला गया था ना, जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक हो नॉट एनालिटिक हो, लॉरेंस सीरीज तो होगा ही एक्सपेंशन पॉसिबल। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन इज पॉसिबल, लॉरेंस सीरीज ऑलवेज पॉसिबल इज पॉसिबल। ये पॉइंट समझ में आया एवरीवन? लॉरेंस सीरीज में कोई कंडीशन क्यों नहीं है? देखिए लॉरेंस सीरीज में क्या बोला गया था, फंक्शन मे बी और मे नॉट बी, मतलब एनालिटिक हो या ना हो, लॉरेंस सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑलवेज पॉसिबल है, बट टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और यहाँ पे एनालिटिक है तो टेलर सीरीज पॉसिबल है। अभी कुछ देर बाद एक फंक्शन लेंगे जहां पे वो एनालिटिक नहीं होगा। किसी ने क्वेश्चन किया है जे z = 1 पे एनालिटिक कैसे हुआ? अब मुझे बताइए, इस फंक्शन पे तो दो सिंगुलर पॉइंट्स है ना, -1 और 4, तो इन दोनों पे एनालिटिक नहीं है, इन दोनों के अलावा बाकी सारे पॉइंट पे तो एनालिटिक ही होगा। इस फंक्शन पे दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट्स का मतलब इन दोनों पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, तो इन दोनों पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे एनालिटिक होगा। ओके, नाउ अब कब टेलर सीरीज होगा, कब लॉरेंस सीरीज होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। तो सिंगुलर पॉइंट है -1 4 और जेड नॉट क्या है 1। हमने जो पावर सीरीज एक्सपेंशन में बताया था, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो बता सकता है डिस्टेंस क्या होगा? सिंगुलर पॉइंट से जेड नॉट का डिस्टेंस क्या है? 2 1 क्लियर एवरीवन? 2 3 आएगा ना? ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखिए z = z0 को सेंटर मान के दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। z = z0 को सर्कल मान के दो सर्कल सेंटर मान के दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, एक का रेडियस r1 और दूसरे का रेडियस r2। और ये r1 r2 क्या होगा? जो 2 और 3 आया है। सिंस यहाँ पे दो डिस्टेंसेस आए हैं इसलिए दो सर्कल्स होंगे। तो z0 कितना था 1, रेडियस r1 2 यूनिट, r2 3 यूनिट्स, या r2। रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को। हमने पहले क्या किया, सिंगुलर पॉइंट कैलकुलेट किया -1 4, z0 क्वेश्चन में गिवन था, हमने z0 और सिंगुलर पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट किया। डिस्टेंस कितना आ गया 2 और 3, टू डिफरेंट डिस्टेंसेस, दो डिस्टेंस अलग अलग आया है ना, तो जितने डिफरेंट डिस्टेंसेस यहाँ पे आएंगे उतने सर्कल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट डिस्टेंसेस आए हैं, एक 2 और एक 3, तो यहाँ पे हम दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे कॉन्सेंट्रिक। सेंटर कहाँ पे होगा? z0 पे, सेंटर होगा z0 पे जो इस केस में 1 है, और दो डिस्टेंसेस है वो इनर सर्कल आउटर सर्कल, r1 is 2 r2 is 3, ये दो सर्कल ड्रॉ करेंगे c1 c2। जितने डिफरेंट डिस्टेंसेस आएंगे उतने सर्कल्स हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। नाउ लुक एट द डायग्राम, z0 कहाँ पे है 1, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो z0 1, तो ये z0 है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 0। दो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, एक c1 और दूसरा c2। रेड 1 is c1 and blue 1 is c2। तो कोई बता सकता है इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इनर सर्कल का रेडियस कितना है? 2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 2 0 3,0। सेंटर 1 0 है ना, 3,0, और इसका कितना होगा कोऑर्डिनेट? -1 0। ठीक है, रेडियस 2 यूनिट है, सेंटर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, ये 1 है, 1 + 2 3 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा। इनर सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है, जैसे यहाँ पे आया 2 यूनिट, तो 1 + 2 3, 1 - 2 -1। ऐसे बताइए जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना है? आउटर सर्कल का 3, तो 1 + 3 इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4,0 एंड 1 - 3 -2। ये क्लियर है एवरीवन? ये कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे हैं? ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ पे जो दो सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं, मैंने पहले बताया था ये बाउंड्री पे सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, बाउंड्री पे सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे बताइए इसका सिंगुलर पॉइंट क्या क्या है? -1। अब मुझे बताइए -1 और 4 ये जो है ये क्या सिंगुलर पॉइंट नहीं है? यस सर। ये इनर बाउंड्री पे है, और कौन सा सिंगुलर पॉइंट है? 4,0। नहीं 4। जो बोला जाता सिंगुलर पॉइंट जो है वो ऑलवेज बाउंड्री के ऊपर होगा, उसी हिसाब से हम बाउंड्री ड्रॉ करते हैं। तो हमने सिंगुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया था? सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। हमने z0 से सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, और उन्हीं डिस्टेंस को रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ किया। हमने सिंगुलर पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट किया और उन्हीं डिस्टेंस को रेडियस मान के कैलकुलेशन सर्कल ड्रॉ किया। तो जो सिंगुलर पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पे ही आएगा, इसलिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में कभी भी हम बाउंड्री कंसीडर नहीं करते, बाउंड्री के ऊपर ऑलवेज सिंगुलर पॉइंट आएगा, वैसे ही सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट वाला ऐसे हुआ ना, जैसे ये 1 है और रेडियस कितना है 2 यूनिट, तो ये 1 है, 1 - 2 कितना होगा? -1।
और जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस कितना है 3 यूनिट, तो 1 - 3 - 2 आ जाएगा। पॉजिटिव की तरफ लेंगे तो प्लस करना होगा, ये 1 था, 1 + 2 3, नेगेटिव तरफ जाएंगे तो 1 - 2 - 1, 1 + 3 + 4, 1 - 3 - 2। तो पॉजिटिव की तरफ लेंगे तो प्लस करना है, नेगेटिव तरफ लेंगे तो माइनस करना है। और हमने देखा इनर बाउंड्री जो है C1 उसके ऊपर सिंगुलर पॉइंट है, और जो आउटर बाउंड्री है C2 उसके ऊपर भी सिंगुलर पॉइंट है। तो बता सकते हैं कितने डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पे ये फंक्शन एनालिटिक होगा, कितने डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पे थ्री 3 रीजन्स होंगे, 3 रीजन्स। ये टोटल बाउंड्री कितने हैं? 2 बाउंड्रीज है ना, एक रेड वन और एक ब्लू वन, 2 बाउंड्रीज है। ये दो जो बाउंड्रीज है, 2 सर्कल जो ड्रॉ किया है, ये एंटायर स्पेस को कितने रीजन में डिवाइड करेगा? 3 रीजन में। रीजन 1 मतलब इनर सर्कल के अंदर, रीजन 1 मतलब इनर सर्कल के अंदर, रीजन 2 का मतलब इनर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के अंदर, और रीजन 3 आउटर सर्कल के बाहर। 2 सर्कल्स है मतलब 2 बाउंड्रीज है, 2 बाउंड्रीज एंटायर स्पेस को 3 रीजन में डिवाइड करेंगे। अगर आप देखें, मुझे बताइए जो R1 है, R1 डिस्क है या एनुलस है? डिस्क। मैं इसका इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो R1 है, R1 का मतलब है इनर सर्कल के अंदर, जो R1 रीजन है वो है इनसाइड द इनर सर्कल। तो बताइए इनसाइड द इनर सर्कल, इसका इक्वेशन क्या बनेगा? Z-1 तो बेसिकली ये होगा Z - Z0 लेस देन R1। इस केस में Z0 1 है और R1 2 है। तो ये डिस्क का इक्वेशन है या एनुलस का? डिस्क का नहीं, सर्कुलर डिस्क। तो इस रीजन में जो सीरीज एक्सपेंशन होगा वो टेलर सीरीज होगा या लॉरेंस सीरीज होगा? टेलर सीरीज। तो जो फर्स्ट रीजन है वो सर्कुलर डिस्क शेप का है, तो इसमें जो आएगा वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन। नेक्स्ट रीजन 2। रीजन 2 मतलब इनर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के अंदर। यू कैन से बिटवीन इनर एंड आउटर सर्कल, इनर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के अंदर। देखिए इनर सर्कल के बाहर तो ग्रेटर देन R1 और आउटर सर्कल के अंदर तो लेस देन R2। R1 है 2, R1 is 1, sorry, R1 is 2 and R2 is 3। तो इनर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के अंदर। ये सर्कुलर एनुलस है या सर्कुलर डिस्क है? एनुलस। तो इस रीजन में जो एक्सपेंशन हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। इसमें ये लॉरेंस सीरीज आएगा या टेलर सीरीज आएगा? लॉरेंस सीरीज। Now last one, region 3. Z0 1 लिखा जाएगा। बिल्कुल, Z0। आदम बोल सुबह, अलगुलो माइक सब। नेक्स्ट देखिए, इसका माइक ऑन है। म्यूट कर लो। रीजन 3 जो है, रीजन 3 का मतलब आउटसाइड द सर्कल, आउटर सर्कल। रीजन 3 का मतलब है आउटसाइड द आउटर सर्कल। बताइए आउटर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल के बाहर मतलब होता है mod Z - Z0 ग्रेटर देन R2। आउटर सर्कल के बाहर, आउटर सर्कल रेडियस कितना है? R2। तो ये सर्कुलर डिस्क है या सर्कुलर एनुलस है? डिस्क। एनुलस। एनुलस। ये R2 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से तो छोटा होगा ना? यस सर। तो ग्रेटर देन R2 लेस देन इन्फिनिटी। और तो कहीं पे बाउंड्री नहीं है ना? R2 के बाहर कहीं पे बाउंड्री था? R2 के बाहर मैं डायग्राम में जाता हूं, देखिए R2 ये है, ये जो R2 है, ये जो ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल के बाहर और कोई बाउंड्री तो है नहीं, तो कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ग्रेटर देन R2 लेस देन इन्फिनिटी। इस केस में बताइए इनर रेडियस कितना है? इनर रेडियस R2 लेस देन R2 और आउटर रेडियस इन्फिनिटी। तो ये भी सर्कुलर एनुलस ही है। तो अगर और कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाएगा। और इस रीजन में भी क्या होगा? लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन। तो 3 रीजन है, 3 रीजन में अलग अलग एक्सपेंशंस होंगे। जो फर्स्ट रीजन था उसमें टेलर सीरीज, सेकंड रीजन में लॉरेंस सीरीज और थर्ड रीजन में भी लॉरेंस सीरीज। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डाउट होगा, रीजन 3 और रीजन 2 में जो लॉरेंस सीरीज बताया गया वो डिफरेंट आएगा। ये मत सोचिए जो रीजन 2 में भी लॉरेंस सीरीज है, रीजन 3 में भी लॉरेंस सीरीज है तो क्या सेम सीरीज होगा? बिल्कुल नहीं। रीजन 2 में अलग लॉरेंस सीरीज होगा, रीजन 3 में अलग लॉरेंस सीरीज होगा। दोनों में लॉरेंस सीरीज अलग अलग आएगा। रीजन 2 में जो लॉरेंस सीरीज होगा वो रीजन 2 में कन्वर्ज करेगा,
रीजन 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लॉरेंट सीरीज आएगा वो रीजन 2 में कन्वर्ज करेगा, और रीजन 3 में जो लॉरेंट सीरीज आएगा वो रीजन 3 में कन्वर्ज करेगा। तो रीजन 2 और रीजन 3 में लॉरेंट सीरीज अलग-अलग आएंगे, बी केयरफुल। रीजन 1 में टेलर सीरीज, रीजन 2 और 3 में लॉरेंट सीरीज। और कैसे हमने पता लगाया? हमने रीजन में डिवाइड किया, सर्कुलर डिस्क है तो टेलर सीरीज, सर्कुलर एनुलस है तो लॉरेंट सीरीज। दिस इज द इंपॉर्टेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेलर सीरीज तो हमने डिस्कस किया ही है, लॉरेंट सीरीज कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ऐसे हम आइडिया लगाएंगे कि किस रीजन में क्या एक्सपेंशन आएगा, इसमें टेलर सीरीज आएगा, इसमें लॉरेंट सीरीज आएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हां बताइए। हेलो सर, जो हमने यहाँ पे एनालिटिक की बात की है ना सर, जो हमने एनालिटिक की बात की है ना, तो सर जब हमने स्टार्टिंग में एनालिटिक के लिए बोला था तो हमने कहा था कि हमारा जो फंक्शन है वो उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरहुड में भी होना चाहिए। तो सर यहाँ पर z जो है वो 1 के ऊपर तो नहीं है ना, मतलब कि एनालिटिक 1 पे तो है ना, मतलब z इक्वल टू -1 पे, सॉरी यस सर। माइनस बिल्कुल नहीं, ठीक है। फिर हम क्यों, तो सर फिर हम नेबरहुड की मतलब वो थोड़ा समझ नहीं आया, नेबरहुड की बात करते हैं ना कि नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये फंक्शन तो z इक्वल टू -1 पे डिफाइंड ही नहीं है, नेबरहुड तक जाने की जरूरत क्या है? और नेबरहुड तो स्मॉल नेबरहुड होता है ना, बहुत लार्ज नेबरहुड थोड़ी ना होता है। जैसे ये अगर हम पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट का नेबरहुड इसके पास में छोटा सा रीजन होगा, जितना छोटा रीजन आप इमेजिन कर सकते हैं। नेबरहुड लार्ज रीजन नहीं होता। जैसे मैंने बोला था जो नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होना चाहिए वो एक स्मॉल नेबरहुड होता है। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर ये तो सर उन पॉइंट्स के लिए है ना जिनमें वो फंक्शन डिफाइंड है, उनके नेबरहुड के लिए है ना, जिसको डिफाइन नहीं है तो उसका नेबरहुड तो उसका कोई सीन नहीं है ना, उसका जरूरत नहीं है चेक करने का। अगर डिफाइन नहीं है तो नेबरहुड चेक नहीं करेंगे। हां सिंगुलरिटी हो तो मतलब फंक्शन ही अगर आपका डिफाइंड नहीं है तो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे भी नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पे डिफाइंड होता है या डिफरेंशिएबल होता है तब हम नेबरहुड पे चेक करते हैं। अगर उसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है तो नेबरहुड पे चेक करने का ऐसा कोई मतलब नहीं। हां बताइए सर। एक क्वेश्चन आपने कराया था। लो सर, कौन सा क्वेश्चन? सर z इक्वल टू z ओवर z प्लस 3 z माइनस 2, तो इसमें आपने टेलर सीरीज एक्सपेंशन के लिए कराया था, तो इसको हम लॉरेंट के लिए भी कर सकते हैं क्या? ये इस फंक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, एक जो आपने क्वेश्चन अभी कराया था टेलर सीरीज के लिए, शुरुआत में टेलर सीरीज की जस्ट बात है जब आपने सर पार्शियली फ्रैक्शन वाला, जिसमें पार्शियली फ्रैक्शन का यूज किया था। पार्शियली फ्रैक्शन कराया था। हां बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए रीजन अलग हो जाएगा। जैसे ये जो एक्सपेंशन किया हमने इस फंक्शन का, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या था? ये था ना। हां मतलब ये जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने कैलकुलेट किया वो इस रीजन के लिए कन्वर्ज करेगा। इसके अगर पूछा तो इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर लॉरेंट सीरीज का यूज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो इस सर्कल के अंदर टेलर सीरीज आएगा, सर्कल के बाहर लॉरेंट सीरीज, जो अभी हमने डिस्कस किया। हेलो सर। हां बताइए सर। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन एक बोले थे e टू पावर z by 1 minus z, एक क्वेश्चन करवाए थे e टू पावर z by 1 minus z। हाँ सर, इसमें एक्चुअली सब तो पॉजिटिव इंटीजर पावर है, तो उसके बाद भी वो कैसे मतलब सिंगुलर पॉइंट का कैसे आ रहा है? इनफिनिट में तो आना चाहिए। नहीं, ये जो फंक्शन है इसको तो ये सिर्फ इस रीजन में ऐसा है ना, पॉजिटिव इंटीजर पावर। ओके, ये जो e टू दी पावर अगर सिर्फ e टू दी पावर z होता, अब मुझे बताइए e टू दी पावर z का तो एक ही एक्सपेंशन होता है ना। e टू दी पावर z का ये एक्सपेंशन तो फिक्स्ड है। जैसे ये जो फंक्शंस हैं, जस्ट वन सेकंड, ये क्या डिवीजन का फॉर्म में आ रहा है 5/g? इसको अगर 5/g में लिखते भी है तो नीचे क्या आएगा? 1। तो इसमें क्या डिनोमिनेटर 0 बन सकता है? तो डिनोमिनेटर अगर 0 ना बने तो क्या कोई सिंगुलर पॉइंट आएगा? तो सिंगुलर पॉइंट तो नहीं आएगा। इसमें पॉजिटिव इंटीजर पावर है। वो जो क्वेश्चन था उसमें हम एक पर्टिकुलर रीजन में एक्सपेंड कर रहे हैं। ये जो पॉजिटिव इंटीजर पावर है ना वो सिर्फ इसी रीजन के लिए है, इसके बाहर वाले रीजन के लिए नहीं है। ओके। एक्सक्यूज मी सर, अगर ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर पावर इंटायर स्पेस के लिए आता है, पॉजिटिव इंटीजर पावर अगर इंटायर स्पेस के लिए आता है तभी हम बोल सकते हैं जो वो एनालिटिक है। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव इंटीजर पावर आया है वो इंटायर स्पेस के लिए नहीं है, सिर्फ इस रीजन के लिए, नॉट फॉर द रिमेनिंग पार्ट। ऐसा अगर आप देखो, ये जो मैंने स्टैंडर्ड लिखा था, ये जो एक्सपेंशन है इसमें पॉजिटिव पावर आया है, नेगेटिव पावर आया है? पॉजिटिव पावर। तो इसमें भी तो एनालिटिक बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्सपेंशन किस रीजन के लिए है? नॉट फॉर द इंटायर स्पेस। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन जो टू द पावर z या माइनस z था, इसमें ये इंटायर स्पेस था। ये डिफरेंस है। सर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन स्टैंडर्ड यूज करके ये वाले, तो सर वो प्रॉपर मेथड से भी हो जाएंगे ना, बिकॉज़ ऐसे अगर ना याद रहे स्टैंडर्ड तो बिल्कुल हो जाएंगे। जो स्टैंडर्ड टेलर सीरीज का मेथड है उससे भी सेम आंसर आएगा। ओके। सर डिफरेंस टेबल वाली स्लाइड दिखाना एक बार। कौन सा? वो डिफरेंस टेबल, वो टेलर और लॉरेंट सीरीज वाली। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन को ऐसे एक्सपेंड कैसे करते हैं? वो डेरिवेशन है क्या उसका? देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ओके तरीका टेलर सीरीज जैसा ही है, आइदर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं या स्टैंडर्ड सीरीज एक्सपेंशन का यूज करते हैं, दो टेक्निक्स। सर आपने वो जो सर्कल बनाया था ना -1,0 से जो इनर सर्कल था, हाँ, तो इसमें आपने बोला कि -1 जो सिंगुलर पॉइंट हुआ उधर आउटर वाले का 4 हो गया, तो इससे मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि -1 से जो सर्कल बन रहा है तो 3,0 भी सिंगुलर पॉइंट ऐसे कुछ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, सिंगुलर पॉइंट तो यही है। अच्छा, ये सिंगुलर पॉइंट नहीं, तो उधर भी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इधर आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि इस बाउंड्री के ऊपर हम फंक्शन को सीरीज के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो अच्छा मतलब वो आइडेंटिकल नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, 30 पे फंक्शन डिफाइंड है, बट दिक्कत ये होगा कि इस बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट लो उस पर फंक्शन को सीरीज के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, आइडेंटिकल बिहेवियर नहीं होगा। ओके सर, अच्छा सर टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो सर। हेलो सर। जस्ट 1 सेकंड, हां बताइए। हेलो हां बताइए सर, यहाँ पर जेड नॉट इमेजिनरी भी हो सकता था ना? हां बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ओके बिल्कुल हो सकता है। सेम ये जेड नॉट रियल इमेजिनरी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टेक्निक ट्रू है, सेम कांसेप्ट ट्रू है। सर 1/cos हाइपरबोलिक एक्स को डाउट आ 1/cos हाइपरबोलिक एक्स को क्या करना है? तो उसको टेलर सीरीज एक्सपेंड करना है। कोई जनरल फॉर्म यूज कीजिए, जनरल फॉर्म यूज कर सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। cos हाइपरबोलिक को इसमें लिख दीजिए ना, cos हाइपरबोलिक का फॉर्म तो पता है, 1 + x के हां वो करके जैसे बता रहा हूं सर। इसमें ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसमें अगर 1/z से मल्टीप्लाई करें, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आंसर जो है बता देता हूं एक बार, फिर आपको क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आंसर बता देता हूं। सपोज 1/cos हाइपरबोलिक x है, तो cos हाइपरबोलिक x की एक्सपेंशन क्या बताया गया? 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नाउ इस पूरे सीरीज को ऊपर लेके जाइए, ये आएगा 1 + x² / 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होल टू द पावर -1। अब आप यहाँ पे चेक करके देखो, ये जो फॉर्मेट है ये 1 + कैपिटल X होल टू द पावर -1 जैसा नहीं है? ये सर यहाँ पे कैपिटल X के बदले क्या है? x के 2 फैक्टोरियल। फिर इसका एक्सपेंशन यूज कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। पहले 2-3 टर्म लिखने हैं, पूरा नहीं लिखना है। इसका आगे सर वही 1 - x + x के बिल्कुल सर यहाँ उसी से आप उसी साइन बाय cos सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं सर 10x जैसे होता तो साइन बाय cos करना पड़ता ना? अगर 10x होता, हां तो साइन हाँ बाय बिल्कुल साइन कॉस करके उन दोनों का एक्सपेंशन कीजिए। और डाउट था सर, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में उसमें एनालिटिक होना जरूरी क्यों है? थोड़ा उसको बता दीजिए प्लीज। टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जो cn होता है वो किस पे डिपेंड? cn के फार्मूले में फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं होता, cn के फार्मूले में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ना? हां होता है सर। अगर z0 पे आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो वो cn का जो और एक फार्मूला है ना 1/2 पाई है सर्कुलर इंटीग्रल, बिल्कुल डिराइव करेंगे क्या बाद में? वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम से पता चल जाएगा, जब कॉची रेसिड्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कैसे आ रहा है। ओके सर, जो पहले वाला वन था वो तो वो हो गया। कौन सा वन? सर जो पहले ऊपर आप x वाले को एक्सपेंड करना चाहिए इतना 1 - x + x²। ठीक है सर, ठीक। तो ये जो लास्ट वाला एग्जांपल था उसमें अगर 1/z से मल्टीप्लाई करते तो इन ओरिजिन में क्या लॉरेंट सीरीज लास्ट वाला एग्जांपल, लास्ट जो रीजन वाला बताया गया, हां लास्ट वाला, हां क्या किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 1/z से, तो तीन ओरिजिन से लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन नहीं होगा। नहीं बता रहे। तो 1/z अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो फंक्शन देखिए क्या आएगा, फंक्शन आ जाएगा 1/z into z प्लस कितना z + 1 आई थिंक, z + 1 एंड z - 1 ये था ना? अब इस फंक्शन की बात कर रहे हो ना? हां सर ठीक है, अब बताइए इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं? 0 - 1 4 0 -1 4 और एक्सपेंशन किसका वर्ड बताया गया था? z0 1। यस सर। तो डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, बताइए डिस्टेंस मॉड z - z0 क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 3 डिस्टेंसेस हैं, तो कितने सर्कल्स ड्रॉ करेंगे? 3 सर्कल्स। 3 सर्कल्स। तो C1 mod z - z0 z0 1 है इक्वल टू 1, C2 mod z - 1 इक्वल टू 2, C3 mod z - 1 इक्वल टू 3। 3 डिफरेंट सर्कल्स। तो इस केस में नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितने हैं? 3 बाउंड, जितने सर्कल उतने बाउंड्रीज हैं। तो देयर आर 3 बाउंड्रीज, तो कितने रीजन में डिवाइड होगा? 4 रीजन। 4 रीजन। देयर आर 3 बाउंड्रीज, देयर विल बी 4 रीजन्स। z0 को अगर 0 ले जाए, z0 को अगर 0 लेते हैं तब सिर्फ 3 आएंगे और तीनों लॉरेंट सीरीज होंगे। हां यस सर। बस अगर z0 को 0 लेते हो तो 0 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है ना, तो उस केस में टेलर सीरीज होगा ही नहीं। तो इसमें 4 रीजन्स है, आप चेक करके देखिएगा जैसे मैंने बताया था, लेस देन C1 मतलब बेसिकली इनसाइड C1 टेलर सीरीज होगा, लॉरेंट सीरीज होगा। इनसाइड C1 टेलर इनसाइड द इनर सर्कल C1 और बाकी तीनों रीजन के लिए लॉरेंट सीरीज होगा। बिटवीन
C1 and C2 between C2 and C3 and outside C3, इन तीनों रीजन में होगा लॉरेंट सीरीज, जिसमें एक टेलर सीरीज एक्सपेंशन होगा और 3 लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्कस करें। जेड नॉट अगर 0 होता तो टेलर सीरीज नहीं होता, सिर्फ लॉरेंट सीरीज होता। बिकॉज़ अगर जेड नॉट 0 बन जाता, सपोज जेड नॉट अगर 0 है, 0 पे क्या फंक्शन एनालिटिक है? नो सर, नहीं है, तो उस केस में टेलर सीरीज होता ही नहीं, सिर्फ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होता। और जेड नॉट -1 होता तो तभी नहीं होता, -1 पे एनालिटिक नहीं है ना। तो नहीं सर, 0 के लिए तो फिर टेलर सीरीज होगा या नहीं होगा? अब 2-3 चीजों को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। मैं तो बताऊं, फंक्शन हमारे पास है, आप किसको चेंज कर रहे हो? जेड नॉट को ना। अब बताओ जेड नॉट क्या लेना है? कोई भी आपको मन में जो नंबर पसंद हो बताओ। -1 ओके। तो तरीका स्टेप यही है, सिंगुलर पॉइंट सेम रहेगा बिकॉज़ फंक्शन सेम है, 0 -1 4। नाउ जेड नॉट है -1। अब बताइए जेड नॉट पे क्या फंक्शन एनालिटिक है? नो सर, जेड नॉट तो एनालिटिक है ही नहीं, तो क्या टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ बताइए डिस्टेंस आप कैलकुलेट करो। डिस्टेंस कितना आएगा? मतलब सब जेड नॉट में अगर एनालिटिक होगा तभी जाके टेलर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, वो तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, जेड नॉट पे एनालिटिक होना चाहिए। ये डिस्टेंस कितना आएगा बताइए, एनीवन? डिस्टेंस तो 1 to 5 सही से बताइए। -1 से -1 को तो 0 ही होगा। 1 2 हां सर। -1 से -1 का डिस्टेंस 0, -1 से 0 का डिस्टेंस 1 और -1 से 4 का डिस्टेंस 5। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसमें 3 डिस्टेंसेस आए हैं। ठीक है, 3 डिस्टेंसेस आए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हमें 3 सर्कल ड्रॉ करना है। ये क्या होगा? R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। इसमें तो टेलर सीरीज पॉसिबल नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो एक रीजन होगा R1 से R2 तक और दूसरा रीजन होगा R2 से R3 तक। और कोई रीजन होगा जिसमें एनालिटिक है फंक्शन? और कोई रीजन? R3 से इंफिनिट। बिल्कुल। अब बताइए तीनों रीजन्स आए हैं जहां पे फंक्शन एनालिटिक है, ये तीनों रीजन डिस्क शेप के हैं या एनुलर शेप के हैं? तो इन तीनों में क्या आएगा? इसमें टेलर सीरीज तो हो ही नहीं सकता बिकॉज़ जेड नॉट पे तो फंक्शन एनालिटिक है ही नहीं, टेलर सीरीज हो ही नहीं सकता। यस सर। सर मतलब डिस्टेंस यदि 0 ना हो तब हमको टेलर सीरीज नहीं मिलेगा। मतलब सेंटर अगर एनालिटिक नहीं है तो टाइलर नहीं मिलेगा। तो सेंटर अगर एनालिटिक नहीं है तो टेलर सीरीज नहीं मिलेगा, एनालिटिक नहीं। यस सर। सर मतलब वही ना कि 0 आएगा तब टेलर सीरीज नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे यहाँ पे देखिए जिसके अबाउट एक्सपेंशन है वहां पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जब एनालिटिक नहीं होगा ना तो मिनिमम डिस्टेंस 0 ही आएगा। जब डिस्टेंस एक 0 बन जाए ना तो टेलर सीरीज कभी भी नहीं पॉसिबल। डिस्टेंस अगर 0 बन जाए तो मिनिमम डिस्टेंस। क्यों बताइए, मिनिमम डिस्टेंस 0 होने का मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को क्या हम टेलर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस नहीं बोलते हैं? यस सर। तो मिनिमम डिस्टेंस अगर 0 है तो टेलर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। 0 मतलब टेलर सीरीज हो ही नहीं सकता, रेडियस ही 0 है। अच्छा, ऑल टर्म 0 बन जाएगा। बिल्कुल, तो डिस्टेंस अगर मिनिमम 0 आ जाता है उसमें सिर्फ लॉरेंट सीरीज होगा, टेलर सीरीज कभी हो ही नहीं सकता। डिस्क पॉसिबल है, डिस्क पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज़ जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 0 है, तो डिस्क तो पॉसिबल ही नहीं है, डिस्क का रेडियस 0 है। सर एक और डाउट था, वो जो हम लोग जो C1 सर्कल बनाते हैं तो उसके लिए टेलर सीरीज मतलब अगर वो एनालिटिक फंक्शन हुआ तो टेलर सीरीज हम लोग लगाते हैं, ठीक है? और आउटर सर्कल जो C2 रहता है तो C2 के लिए भी वो जो इनर सर्कल वाला पोर्शन है वो उधर तो टेलर सीरीज लगेगा ना? नहीं, C2 का इनर सर्कल हम C2 के लिए क्यों बोल रहे हैं? C2 और C1 के बीच में बोल रहे हैं ना। अच्छा, मतलब नहीं, मतलब मैं सोचा कि जैसे C2 एक आउटर सर्कल है तो वो मतलब वो भी अपना टेलर सीरीज एक्सपेंड करेगा ना, मतलब जो आपका क्वेश्चन आंसर किया। इनमें C2 कौन सा है बताओ? इसमें C2 कौन सा है? आउटर वाला ना। अगर आप C2 के अंदर वाले रीजन की बात करते हैं तो क्या फंक्शन एनालिटिक है C2 के अंदर? C2 के अंदर मतलब पूरा रीजन हो गया ना। हां, तो इसके अंदर तो सिंगुलर पॉइंट है। हां यस सर। टेलर सीरीज कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा, ठीक है ना। यस सर, यस। ये सर्कुलर डिस्क तो है लेकिन टेलर सीरीज में कंडीशन क्या था? सर्कुलर डिस्क के अंदर कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यहां पे तो सिंगुलर पॉइंट है, कैसे पॉसिबल है टेलर सीरीज? हां, ठीक है सर। आपने क्वेश्चन कराया था ना e⁻z by 1 - z वाला। सर एक क्वेश्चन को अगर सीरीज एक्सपेंशन से आपने पूरा सॉल्व कराया, अगर हम समेशन वाली टर्म्स लेते हैं जैसे e⁻z का लिखेंगे हम समेशन n = 0 to ∞ z⁻n by n फैक्टोरियल, ठीक है? और 1 - z⁻⁻1 को हम समेशन n = 0 to ∞ z⁻n लिखेंगे। तो सर मतलब अगर मैं इसको ऐड कर रही हूं तो मतलब समेशन को भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों की लिमिट n = 0 to ∞ है। नहीं, जब जैसे जब दो समेशंस होते हैं ना, एक में m लिखना पड़ता है, एक में n लिखना पड़ता है। आपको बता दूं जस्ट ये आपको जो फॉर्मेट बताया ये ऐसा सेम डॉक्यूमेंट्स। अच्छा सर, ठीक है। सेम नहीं दिक्कत हुआ है।
जैसे यहाँ पर e टू द पावर z था और क्या था 1 माइनस z होल टू द पावर -1। यस सर। अब इसको समेशन में लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा समेशन ओवर n क्या था z टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल। दूसरे वाले में ना n यूज मत कीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा, ये दोनों m और n सेम होना जरूरी नहीं है। इसमें क्या था z टू द पावर n था ना यहाँ पर, यस सर। ठीक है, z टू द पावर m सॉरी m। अब जब इनका प्रोडक्ट आप करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा समेशन ओवर m और n, दोनों के ऊपर समेशन है और दोनों का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है 0 इंफिनिटी, तो ये होगा z टू द पावर m प्लस n बाई n फैक्टोरियल। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे m और n का वैल्यू इक्वल होना जरूरी नहीं है, m और n का वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे इसमें आप देखो लिखोगे कैसे, अब मुझे बता सकते हो z टू द पावर 0 कब आएगा m और n के किस वैल्यू के लिए? 0। दोनों ही 0 होंगे सर। जब दोनों ही 0 होंगे, तो जब दोनों ही 0 होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। यस सर। प्लस z टू द पावर 1 कब आएगा बता सकते हो m और n के किस वैल्यू के लिए? 0 मतलब कोई एक 0 पे 1001। यस सर। तो m1 n0 इसके लिए भी आ सकता है और m0 n1 इसके लिए भी आ सकता है। इन दोनों के लिए टर्म क्या आएगा z रेज़ टू पावर 1 ऐसा आएगा ना, z प्लस z। यस सर। एक बार 10 लिखिए, एक बार 01 लिखिए और z स्क्वायर जब लेंगे तब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा 0 2 2 0 1 1 1 0 2 2 0 ऐसे टोटल 3 टर्म्स आएंगे ना। यस सर। ये कैलकुलेटर 20 करोगे तो आएगा 20, तो ये आ जाएगा z स्क्वायर है ना 20 यस सर। z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। 0 2 करेंगे तो z स्क्वायर, 1 1 करेंगे तो z स्क्वायर। देखिए सेम सीरीज नहीं बन रहा है। यस सर। अगर आपने यहाँ पे दोनों में n लिख दिया तब आपको लगेगा कोई अलग ही सीरीज बन रहा है, लेकिन वो यस सर अलग ही बन थी। होंगे अप्रोच हो रहा था सर। एक और चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया था कि मॉडुलस ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर कुछ ऐसी टर्म्स आती है तो वो एनालिटिक फॉर श्योर नहीं होगा, लेकिन लिमिट चेक करनी पड़ेगी उसके लिए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसी से हमें पता लगेगा कि वो कंटीन्यूअस है या नहीं। तो मतलब सर आप ये कह रहे हो नहीं कंटीन्यूअस के 3 कंडीशन थे ना। यस सर। सर उसमें से एक ये भी तो थी कि लिमिट z इक्वल्स टू z नॉट पे डिफाइंड फिर एग्जिस्ट तो करेगी, लेकिन एग्जिस्ट करने का मतलब कंटीन्यूअस होगा जरूरी थोड़ी ना है, बाकी 2 कंडीशन कहां सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है सर। कंटीन्यूअस होने के 3 कंडीशंस थे, उसमें से एक कंडीशन था लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो बाकी 2 कंडीशन में तो चेक करने पड़ेंगे कंटीन्यूअस होने के लिए। सर मतलब जैसे यहाँ तो हम कंफर्म है कि अगर ये 4 टर्म आ रही है तो एनालिटिक नहीं है, लेकिन लिमिट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। बिल्कुल वैसे ही कंटीन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा सर, जैसे अगर मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटीन्यूअस तो होगा ही, लेकिन अगर वो कंटीन्यूअस है तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही। सर एक और चीज बताना, जैसे आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछना था एक, जैसे आपने एक क्वेश्चन कराया था डीपीपी शीट का कि कुछ स्लोली वेरिंग फंक्शन होते हैं, कुछ रैपिडली वेरिंग फंक्शन होते हैं। सर अगर मेरे पास टर्म है x² e raised to power -2x², x² e to the power -2x, हां, या +2x², सर इससे कैसे पता लगेगा कि कौन सा रैपिडली वेरिंग है? दोनों की पावर सेम नहीं e to the power -2x² को अगर आप एक्सपेंशन करते हो यस सर ये बनेगा ना। यस सर। अब बताओ दोनों में हायर पावर किसके अंदर? इस टर्म के अंदर। यस सर। हायर पावर्स है तो ये पार्ट डोमिनेट करेगा फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ x। ठीक है सर। अगर प्लस होता तब भी सेम ही होता। यस ठीक है। जिसके अंदर हायर पावर्स है वो उसके लिए लार्ज वैल्यू को डोमिनेट करेगा, इसके अंदर लोअर पावर्स है तो ये स्मॉल वैल्यूज के लिए डोमिनेट करेगा। ठीक है सर। सर जो एंटी क्लॉकवाइज वो कैसे लिया सर बताना। अब मुझे बताइए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अंदर वाला एरिया होता है बाहर वाला एरिया होता है? ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंटी क्लॉकवाइज अंदर वाला होता है और क्लॉकवाइज का मतलब बाहर वाला। ठीक है। अब मुझे बताइए जो रिंग शेप रीजन है ये किस सर्कल के बाहर है, इनर सर्कल के या आउटर सर्कल के? ये रीजन किस सर्कल के बाहर वाला है? इसके बाहर है, इनर के या आउटर के? ये इनर सर्कल के बाहर है ना। यस सर। ये जो रिंग शेप रीजन है ये इनर सर्कल के बाहर है और आउटर सर्कल के अंदर। तो इनर सर्कल के बाहर, तो इनर सर्कल में क्या डायरेक्शन लिया गया है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब बाहर होता है ना। तो इनर सर्कल में क्लॉकवाइज लेने का मतलब है इनर सर्कल के बाहर, और आउटर सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज लेने का मतलब है आउटर सर्कल के अंदर। तो वो पता कैसे चले कि ये एंटी क्लॉकवाइज वाला तो कल वाला है, क्लॉकवाइज वाला कैसे पता चलेगा? आप मुझे ये चीज बताओ, ये रीजन आपको कहां पे दिख रहा है? ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूं रिंग शेप रीजन, ये किसके बाहर है और किसके अंदर है? ये बता दीजिए मुझे पहले से। जो रिंग शेप रीजन है किसके अंदर है किसके बाहर है? C2 के अंदर है, C1 के बाहर है। C1 के बाहर। तो C1 के बाहर है तो C1 में क्या होना चाहिए? C1 में क्लॉकवाइज। और C2 के अंदर है तो C2 में क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रीजन तो आपको पता है ना किसके बाहर है किसके अंदर है। ठीक है, जिसके बाहर है उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, जिसके अंदर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। C1 के बाहर है इसलिए C1 में क्लॉकवाइज, C2 के अंदर है इसलिए C2 में एंटी क्लॉकवाइज। एनुलस क्या होता है? एनुलस क्या होता है? एनुलस का मतलब दो सर्कल के बीच में जो रीजन उसको एनुलस बोलते हैं। दो सर्कल के बीच में। ये टेलर सीरीज का तो ये मतलब कितना एक्यूरेट है इसका? ये जितना कि हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं ना कितना एक्यूरेट है?
किसके रिस्पेक्ट में एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं? फाइनल वैल्यू के जो फाइनल वैल्यू हमारा आएगा ना, टेलर सीरीज में जितना ज्यादा टर्म आप ऐड करते जाएंगे एक्यूरेसी उतना ही बढ़ता रहेगा। हेलो सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली स्लाइड शो कर दीजिए। सर टेलर सीरीज में एफ जेड से क्यों उसको एनालिटिक होना पड़ेगा? हां पे जो टेलर सीरीज में जो एफ जेड हम लोग जो फंक्शन ले रहे हैं उसको मतलब जिस पॉइंट का साइड से हम लोग उसको मतलब करना चाहते हैं, तो उस पॉइंट का रिस्पेक्ट में उसको क्यों एनालिटिक होना पड़ेगा? इसका रीजन ये जो cn है ये किससे कनेक्टेड है? फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। हां, डेरिवेटिव किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं? z0 पॉइंट। अगर फंक्शन z0 पे एनालिटिक नहीं है तो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कैसे करोगे? हां, ओके हेलो सर, बताइए। हेलो बताइए। सर अभी हमने जो टेलर नहीं लॉरेंस वाले में हमने देखा था पीछे वाले स्लाइड पे कि सर उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पावर ऑफ z दोनों हो सकते हैं। सर ये कैसे मतलब क्या कैसे हो रहा है? उसमें केवल अपन पॉजिटिव देख रहे हैं, नेगेटिव दोनों देख रहे हैं, ये कैसे मतलब हो रहा है दोनों? बिकॉज़ ये होता है, आप मुझे देखो ये सर्कल है, इसमें आप बताइए फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट कहां पे है? बाउंड्री पे ना। ये जो इनर बाउंड्री है यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट्स होंगे और आउटर बाउंड्री पे सिंगुलर पॉइंट्स हैं। इस केस में टेलर सीरीज एक्सपेंशन किस रीजन में होगा? टेलर सीरीज एक्सपेंशन के अंदर वाले रीजन में, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब ये पॉइंट से स्टार्ट करो। अब जब यहाँ से मूव करते करते इस रीजन में हो, इस रीजन में क्या कोई सिंगुलर पॉइंट आ रहा है? नहीं आ रहा है ना इसमें, ठीक है। नाउ सेकंड रीजन में तो हम लॉरेंस सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में जाने के लिए आपको इस बाउंड्री को क्रॉस करना पड़ेगा ना। फर्स्ट रीजन ये है, फर्स्ट रीजन में कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है। फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में जाने के लिए आपको ये बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा और बाउंड्री के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सिंगुलर पॉइंट। उसका इफेक्ट आपका ये है, जो फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में जाने के लिए आपको एक बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा जिस बाउंड्री के ऊपर सिंगुलर पॉइंट एग्जिस्ट करता है, जिसका इफेक्ट आपको ऐसे नेगेटिव पावर्स में दिखता है, ठीक है। ये टेलर सीरीज में जिस रीजन की हम बात करते हैं, अगर हम सेंटर की बात करें, बताइए सेंटर से इस रीजन में जाने के लिए क्या कोई सिंगुलर पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा? नहीं है। लेकिन अगर हम सेंटर से इस रिंग शेप रीजन में जाना चाहते हैं, सेंटर यह है, सेंटर से इस रिंग शेप रीजन में जाना चाहते हैं, तो क्या हमें सिंगुलर पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा? तो उसका इफेक्ट हमें इस नेगेटिव पावर वाले पार्ट में दिखता है। बिकॉज लॉरेंस सीरीज जिस रीजन में एक्सपेंड किया गया है, उस रीजन में इस रीजन तक पहुंचने के लिए हमें सिंगुलर पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा, जिसका इफेक्ट हमें यहाँ पे दिखता है एज दिस टर्म। सर जैसे वो सेकंड सर्कल है उसको जैसे क्रॉस करेगा तो फिर से क्या पावर में फिर कुछ फ्लक्चुएशन होगा? फिर फ्लक्चुएशन होगा। जैसे अब देखिए, अगर हम इस रीजन की बात करें, जो बाहर वाला रीजन है, इस रीजन में लॉरेंस सीरीज होगा या टेलर सीरीज होगा? बाहर वाले में क्या होगा? लॉरेंस सीरीज। अब मुझे बताइए, सेंटर से बाहर तक जाने के लिए कितने बाउंड्रीज क्रॉस करने पड़ेंगे? दो बाउंड्री। ये बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा, ये बाउंड्री क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब दो बाउंड्री क्रॉस करने का मतलब है दो सिंगुलर पॉइंट को क्रॉस करने पड़ेंगे। तो ऐसे जो समेशन वाला टर्म है ना, ऐसे दो टर्म्स आएंगे नेगेटिव पावर्स के। जितने बाउंड्रीज को क्रॉस करना है उतने ही ऐसे समेशन के टर्म्स आएंगे। जैसे ये जो रीजन है, इस रीजन में तक पहुंचने के लिए एक बाउंड्री को क्रॉस करना है, तो ऐसा एक ही समेशन आएगा, इसमें नेगेटिव पावर्स है। यहाँ पे पहुंचने, ये जो रीजन है, लुक एट द पॉइंटर, यहाँ पे पहुंचने के लिए दो बाउंड्रीज को क्रॉस करना है, तो ऐसे नेगेटिव पावर वाले दो टर्म्स आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो बताया था, देखिए अब मुझे बताओ, रीजन 2 तक पहुंचने के लिए कितने बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा? रीजन 2 मतलब कि एक बाउंड्री को, एक बाउंड्री जो रेड वन है। हां, तो रीजन 2 में जब आप ये लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करेंगे ना, तो नेगेटिव पावर वाला एक ही टर्म आएगा, मतलब एक ही समेशन आएगा। और रीजन 3 तक पहुंचने के लिए कितने बाउंड्रीज को क्रॉस करने पड़ेंगे? दो बाउंड्रीज। तो रीजन 3 में जब आप लॉरेंस सीरीज कैलकुलेट करोगे, उसमें नेगेटिव पावर वाले दो समेशंस आएंगे। इसलिए मैंने बोला था ना, रीजन 2 और रीजन 3 में लॉरेंस सीरीज एकदम अलग होगा। तो जितने बाउंड्रीज को क्रॉस करना है उतने ही नेगेटिव पावर्स के समेशंस आते हैं। सर एक डाउट। हां बताइए। हेलो बताइए। सर पिछली क्लासेस में सर आपने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। हेलो क्या? सर आपने क्लासेस कॉम्प्लेक्स प्लेन लिखा हुआ है, वो कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन ही है ना? कहां पे? कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।